हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आई होप आप अच्छे होंगे। देखिएगा, हम इस वीडियो में देख रहे हैं, ये कलाम के द्वारा बुकलेट प्रोवाइड कराई गई थी ना। तो इसमें क्या है कि हमने बाल विकास से संबंधित एक 2 घंटे का वीडियो डाल रखा है। यानी अब तक रीट फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड में जो भी क्वेश्चन बने हैं बाल विकास से, वो सभी क्वेश्चन उसी एक वीडियो में इंक्लूड कर दिए। यानी कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा है, सभी कर लिए। अब आ जाते हैं अधिगम। अधिगम वाले चैप्टर से जितने भी, हालांकि अधिगम वाला चैप्टर बड़ा भी है, उसमें बहुत सारी थ्योरी दे रखी है मनोविज्ञान की, तो वो भी इसी में वीडियो में देख लेंगे। और अगर आप इसकी जगह PYQ के लिए दिशा की बुक यूज कर रहे हैं ना, वो सबसे बेस्ट है। क्योंकि एक्चुअली में क्या है कि देखो, ये बुक और वो बुक में ज़्यादा अंतर नहीं है। वहाँ पे आपको और शानदार क्वेश्चन मिल जाएंगे। यहाँ पे फिर भी रीड के ही फोकस किया गया है, वो सेकंड ग्रेड के क्वेश्चन। जिनको भी लगता है कि वो बुक हमने ऑलरेडी पढ़ रखी है, तो फिर उसे ही पढ़ें, ठीक है। अब इसमें देख लीजिएगा, जैसे अधिगम है, अधिगम के सामान्य परिचय से कौन कौन से क्वेश्चन बने हैं वो देख लीजिएगा। जैसे कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ये कह रहा है कि निम्न में से कौन सा उदाहरण अधिगम को प्रदर्शित करता है। यानी एक तरह से पॉजिटिव ही पॉइंट बताना है इसमें से। हम ये कहेंगे, क्या कहेंगे कि हाथ जोड़कर अध्यापक का अभिवादन करना, ये आपके एक अधिगम का उदाहरण माना जाएगा, या वो उदाहरण का प्रदर्शित कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। इसके अलावा जैसे स्वादिष्ट भोजन देखकर मुंह में लार आ जाना, तो कहीं ना कहीं ये आपके पाउडर का सिद्धांत पढ़ा होगा आपने अधिगम में, तो उससे संबंधित है, ठीक है। बाकी चढ़ना, भागना एवं फेंकना 3 से 5 वर्ष की अवस्था में हो जाता है, तो ये ग्रॉस मोटर स्टेज से संबंधित है। आपने पढ़े होंगे ना, फाइन मोटर होती है, यानी सूक्ष्म स्थूल, सूक्ष्म कौशल पर होते हैं स्थूल, तो उनसे संबंधित है। तो ये अधिगम से मतलब ये ऐसे नहीं कह सकते, ये उदाहरण है उसका, ठीक है। और इन सभी से कोई मतलब नहीं था, इस वजह से ऑप्शन नंबर 1 हुआ है। बाकी इसमें दे रखा है कि यानी अधिगम ये आंसर क्यों माना गया है, उसका रीजन दे रखा है यहाँ पे, तो आप पढ़ सकते हैं इसे। सेकंड नंबर क्वेश्चन है कि नवीन ज्ञान है वो नवीन अनुभव अर्जन करने की प्रक्रिया ही अधिगम है। ये स्टेटमेंट किसका है? यानी नवीन ज्ञान आ जाए, नवीन अनुभव आ जाए और अर्जन की बात हो, तो ये वुडवर्थ का कथन है। ऑप्शन नंबर इसका 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, तीसरा क्वेश्चन है कि सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की एक प्रोसेस है, यानी प्रक्रिया है। तो बताइएगा ये किस शिक्षाविद ने के द्वारा कहा गया है स्टेटमेंट, ये स्किनर से संबंधित है। 4 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, अनुभव द्वारा उत्पन्न व्यवहार या व्यवहार क्षमता में किसी भी अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन को क्या कहते हैं? उसे अधिगम कहते हैं। मोस्टली देखना, अधिगम में एक ही चीज देखना, आप स्थायी परिवर्तन हो जाए व्यवहार में, तो वही होता है आपका अधिगम। अब ये स्टेटमेंट किसी ना किसी के मनोविज्ञान का है, लेकिन मनोविज्ञान ना पूछ के उसने अधिगम की डेफिनेशन पूछ ली है, और ये आपके 2022 में ही पूछा है। नेक्स्ट देखिएगा कि ज्ञान और अभिवृत्ति की प्राप्ति अधिगम है। अधिगम की ये उपरोक्त परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? तो ये क्रो एंड क्रो के द्वारा दी गई है, तो इसका ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 है, हिलगार्ड एटकिंसन के अनुसार सीखने को पूर्व अनुभव के परिणाम स्वरूप फिल इन द ब्लैंक्स में किसी भी स्थायी परिवर्तन के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो ये सबसे उपयुक्त शब्द रिक्त स्थान में क्या आएगा? तो हम इसे कहेंगे व्यवहार, यानी परिणाम स्वरूप व्यवहार में किसी भी स्थायी परिवर्तन के रूप में परिभाषित किया जाता है, उसे कहते हैं अधिगम, ठीक है। और ये हिलगार्ड और एटकिंसन के द्वारा दी गई थी, और ये लाइब्रेरियन 2025 में ही पूछी है। और ये लाइब्रेरियन परीक्षा शायद आपकी और ये कराता है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, यानी जो आपकी रीट मेंस करवाता है, वही उसी के द्वारा लिया गया था, तो उसी में पूछा है क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिएगा, अब ये देखिएगा, जैसे अधिगम से संबंधित डेफिनेशन और भी दे रखी है, आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा कि अधिगम के संबंध में सत्य कथन बताइएगा। जैसे सीखने की प्रक्रिया में व्यवहार में परिवर्तन अभ्यास और अनुभव के कारण होता है। ये क्वेश्चन ऑलरेडी 2011 में पूछा जा चुका है। सीखने से व्यवहार में होने वाला परिवर्तन तुलनात्मक रूप से स्थायी होता है, ये भी स्टेटमेंट सही है। परिवर्तन व्यवहार की क्षमता तथा बाह्य व्यवहार दोनों में ही हो सकता है। ये तीनों ही स्टेटमेंट है ना, अलग अलग परीक्षा में पूछे हैं, और इन्होंने क्या किया कि ये तीनों ही स्टेटमेंट लगा के उपयुक्त सभी लगा दिया। समझ रहे हो ना बात को? ये 2011 में पूछा है, ये भी रीट में पूछा हुआ है क्वेश्चन, ये तुलनात्मक रूप से स्थायी होता है। ये वाला स्टेटमेंट मुझे मालूम नहीं कहाँ पर पूछा है अधिगम से संबंधित, लेकिन किसी मनोवैज्ञानिक की ये डेफिनेशन है, और वही आपकी एक तरह से स्टेटमेंट बन जाते हैं अधिगम के बारे में। तो इसका उपयुक्त सभी राइट आंसर हो जाएगा। और इन तीनों कथनों को याद रखिएगा, अधिगम से संबंधित क्वेश्चन बनेगा अगर कथनों को लेकर, तो निश्चित तौर से यही कथन मिलने को देखने को मिलेंगे आपको। क्वेश्चन नंबर 8 है, अधिगम की अवधारणा के बारे में सत्य नहीं है। कौन सा कथन सत्य नहीं है? जैसे अधिगम व्यवहार में परिवर्तन करता है, बिल्कुल सही। अपेक्षाकृत रूप से स्थायी अंतर परिलक्षित होते हैं, ये भी बात सही है। अधिगम अभ्यास द्वारा प्रभावित होता है, ये भी बात सही है। लेकिन अधिगम एक जन्मजात प्रक्रिया है, ये कहना गलत है। जन्मजात चीजें अलग होती है, ठीक है। जैसे आपकी अक्षमता बोलते हैं, वो जन्मजात होती है, तो उन चीज़ों के लिए ये शब्द यूज कर सकते हैं। अधिगम तो एक अर्जित प्रोसेस होती है, जो वातावरण में हम दूसरों के व्यवहार को देखकर सीखते हैं या अपने व्यवहार में परिवर्तन लाते हैं, तो ये जन्मजात नहीं होता है, इस वजह से, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, अधिगम प्रक्रिया में सही कड़ी का चयन कीजिएगा। जैसे पहले प्रेरक होगा, यानी मोटे, फिर आप लक्ष्य निर्धारित करेंगे, फिर उसका आप समायोजन करेंगे अपने
जीवन में, फिर उसके बाद अपने व्यवहार में परिवर्तन लाएंगे। इसे ही बोलते हैं एक तरह से अधिगम प्रक्रिया का चक्र भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार ये स्टेप होते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। ये सेकंड ग्रेड 2013 में पूछा था। नेक्स्ट देखिएगा 10 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा कथन अधिगम के बारे में सर्वाधिक उपयुक्त है। यानी हम ये कहेंगे, क्या कहेंगे कि अधिगम एक प्रक्रिया होती है, उत्पाद नहीं। अब ये इसमें विवाद हो सकता है। कौन से टीचर ये कहते हैं अधिगम एक प्रक्रिया है, उत्पाद भी है। अब आप ये चीज ध्यान रखिएगा, जो एग्जाम में पूछा हुआ ना वो आंसर माना है तो ऑथेंटिक होता है। यानी हालांकि बुक और क्वेश्चन में विवाद हो जाता है क्योंकि आंसर भी गलत मान लेता है बोर्ड, लेकिन फिर भी आपको ऑब्जेक्शन लगाने का मौका मिल जाता है कि इस बोर्ड ने ये आंसर माना है। तो फिर आंसर क्या होता है, फिर बाद में जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है फिर उसे या तो डिलीट करना होता है या फिर एक से अधिक ऑप्शन राइट आंसर मानने होते हैं उन्हें। तो ऑप्शन नंबर इसका एक सही है। आप थ्योरी पढ़ेंगे किसी भी रेफरेंस बुक में, यही चीजें इंक्लूड होती है कि अधिगम प्रक्रिया, यानी ऐसे कह सकते हैं अधिगम क्या है, एक प्रक्रिया है, उत्पाद नहीं। नेक्स्ट देखिएगा 11 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन सा कथन गलत है जो सेकंड ग्रेड 2018 में पूछा है। अधिगम समायोजन करता है, बिल्कुल। अधिगम सार्वभौमिक है, बिल्कुल। अधिगम परीक्षणीय और अवलोकनीय, ये वाला कहना गलत होगा कथन, ये सेकंड ग्रेड में पूछा था। और लास्ट ऑप्शन होगा अधिगम का जो यहाँ पे देखिए क्या करे, परिमाणक या परिमाण कह सकता है, या कह सकते हैं व्यवहार में स्थायी परिवर्तन होता है, वो स्टेटमेंट ये सही है। यहाँ पे मिस प्रिंट हुई है, इसमें से गलत हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन कि ये हमेशा ही परीक्षणीय हो, ये कहना गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन कह सकते हैं सी इसका गलत है, बाकी सभी सही थे। इसमें से कौन सी अधिगम की विशेषता नहीं है। जैसे अधिगम कोई परिणाम न होकर एक प्रक्रिया है। अब देखना ये कई जगह पूछ लिया है कि ये अधिगम एक प्रक्रिया, उत्पाद नहीं। अब इसे दूसरे तरीके से क्या पूछा है कि अधिगम कोई परिणाम न होकर क्या है, एक प्रक्रिया है, तो ये बात सही है। अधिगम प्रक्रिया सदैव उद्देश्यपूर्ण होती है, ये भी बात सही है। अधिगम अभ्यास, प्रशिक्षण अथवा या तथा कह सकते हैं अनुभव पर आधारित होती है, ये भी सही है। ये 2011 में पूछी है रीट में डेफिनेशन अधिगम के बारे में, और ये बार बार रिपीट होती है, या 11 नहीं तो 12 में पूछी होगी। ठीक है, तो ये बार बार पूछी जाती है यही वाला स्टेटमेंट, तो ये भी सही है। ये कह रहा है मूल प्रवृत्ति तथा प्रतिपेक्षी क्रिया की वजह से व्यवहार में आया परिवर्तन अधिगम है, गलत है। आप ध्यान रखना 2-3 शब्द कि एक तो मैच्योरिटी पूछी जाती है, यानी परिपक्वता के द्वारा व्यवहार में होने वाले स्थायी परिवर्तन को अधिगम कहते हैं, गलत है, वो स्टेटमेंट गलत होता है। जो पूछे गए मैं वही बता रहा हूँ। एक मूल प्रवृत्ति तो जन्मजात होती है, जो विलियम मैकडूगल ने बताई थी। तो निश्चित तौर से हम ये कहेंगे कि मूल प्रवृत्तियों या परिपक्वता के द्वारा व्यवहार में होने वाले जितने भी परिवर्तन होते हैं उसे अधिगम नहीं कहेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इस वजह से 4 हुआ है। नेक्स्ट देखिएगा, इनमें से सीखने की कौन सी विशेषता नहीं है। जैसे सीखना एक जीवन प्रक्रिया है, ये बात सही है। सीखना लक्ष्य प्राप्ति में मदद करता है, ये भी बात सही है। ये कह रहा है सीखना केवल औपचारिक होता है। औपचारिक का मतलब होता है देखा जाए तो फॉर्मल मतलब आप स्कूल में जो शिक्षा लेते हैं केवल वही आपका अधिगम है, ये कहना गलत है। क्योंकि अधिगम तो आपका चाहे औपचारिक हो या अनौपचारिक हो, आप घर से भी सीखते हैं बहुत सारी चीजें, तो वो अनौपचारिक में आ जाएंगी। तो इस प्रकार ये कहेंगे ना कि औपचारिक ही होता है केवल, तो गलत हो जाएगा। बाकी सीखना अभिप्रेरणा वो परिपक्वता पर निर्भर करता है। अब ये ध्यान रखना, देखो आप कन्फ्यूजन नहीं होना है। मैंने अभी कहा था परिपक्वता और मूल प्रवृत्ति के द्वारा व्यवहार में होने वाले स्थायी परिवर्तन अधिगम नहीं माना जाएगा, लेकिन स्टेटमेंट इस प्रकार आता है कि सीखना अभिप्रेरणा और परिपक्वता पर निर्भर करता है, ये बात सही है। लेकिन ये कहूँ कि परिपक्वता के कारण व्यवहार में परिवर्तन होते हैं तो उसे हम अधिगम कहेंगे, तो उसे नहीं कहेंगे। तो ये चीजें ध्यान रखनी है क्योंकि थोड़ा बहुत अंतर होता है। उन्हें भाषा देखेंगे क्वेश्चन की इसी प्रकार की देखने को मिलेगी। इस प्रकार इसका 3 नंबर ऑप्शन गलत दे रखा था, बाकी सभी सही विशेषताएं दे रखी थी। इसके अलावा और भी क्वेश्चन देखते हैं जो 14 नंबर है। ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम की विशेषता नहीं है, इसमें से यानी सही विशेषता नहीं है। अगर देखें अधिगम उद्देश्यपूर्ण होता है, ये हमने ऑलरेडी क्वेश्चन कर रखा था पहले, सही बात है। ये कह रहा है अधिगम का मापन निष्पादन के आधार पर होता है, बिल्कुल सही है। जो आउटकम आते हैं ना, यानी जो आपने व्यवहार किया है, तो निष्पादन का मतलब एक तरह से उपलब्धि होता है, एक तरह से निष्पादन कह लीजिएगा, इसे निष्पत्ति कह सकते हैं या उपलब्धि, वो एक ही बात होती है। ठीक है, तो ये बात सही है। अधिगम से नई क्रियाओं का अर्जन होता है, पुरानी क्रियाओं में परिवर्तन होता है। यानी आप ऐसे कह रहे हो, ये बात आप खुद भी समझ रहे हो कि अधिगम से नई क्रियाओं का अर्जन होता है। हम कुछ ना कुछ सीखते ही रहते हैं, तो उसे कह सकते हैं अर्जन करते हैं, मतलब ग्रहण करते हैं। और पुरानी क्रियाओं में परिवर्तन का मतलब उसमें मॉडिफाई, संशोधन करते रहते हैं, तो ये बात सही है। इसके अलावा थकान और परिपक्वता, मैं कह रहा था ना कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन मिलेगा कि जैसे परिपक्वता हो गई, आपकी मूल प्रवृत्ति हो गई, थकान हो गई, इनके द्वारा होने वाले व्यवहार में परिवर्तन होते हैं, उसे अधिगम नहीं कहेंगे। बस ये ध्यान रखिएगा, यही क्वेश्चन मिलेंगे आपको देखने को अगर इस प्रकार का क्वेश्चन देखने को मिलता है। यानी अधिगम की अगर विशेषताओं को लेकर क्वेश्चन बनेगा तो यही पॉइंट मिलेंगे जो ये दे रखे हैं। और हमने इससे पिछले क्वेश्चन किया था, ये वाला, ये विशेषताएं दे रखी हैं। इसके अलावा ये विशेषताएं दे रखी हैं, इसके अलावा ये विशेषताएं दे रखी हैं, ये विशेषताएं, इन्हीं से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट देखिएगा 15 नंबर क्वेश्चन। अधिगम के संदर्भ में निम्नलिखित में से
कौन सा गलत है वो बताइएगा। जैसे अभ्यास के कारण व्यवहार में परिवर्तन होता है तो उसे अधिगम कहेंगे, बिल्कुल। फिर आगे देख लीजिएगा, परिपक्वता के कारण होने वाले व्यवहार में परिवर्तन होते हैं उसे हम अधिगम नहीं कहेंगे। बाकी नवीन व्यवहारों का अर्जन किया जाता है और व्यवहार में स्थायी परिवर्तन होता है, ये सभी अधिगम के बारे में। ए सी डी तो सही थे, गलत हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन। हमने अभी देखा था ये थकान, परिपक्वता, मूल प्रवृत्ति के कारण व्यवहार में होने वाले परिवर्तन है वो अधिगम नहीं कहलाता है, बस ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखिएगा, कौन से कारक व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन लाते हैं। हम ये कहेंगे अगर ऑप्शनों के आधार पर चले ना तो प्रशिक्षण और अभ्यास। अब ये कहेंगे ये अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन लाते हैं, ठीक है, तो यही आंसर हो जाएगा। बाकी इसके बारे में बताया गया है, देख लीजिएगा। अब देखिएगा अधिगम की अन्य कुछ विशेषताएं दे रखी, इन्हीं से क्वेश्चन बनते हैं। जैसे अधिगम सौद्देश्य होता है या उद्देश्य पूर्ण, वो एक ही बात होती है, ठीक है। अधिगम में व्यवहार का परिमार्जन होता है यानी मॉडिफाई होता रहता है व्यवहार में, ठीक है, सही बात है। अधिगम में मूल प्रवृत्ति यानी स्ट्रिक्ट प्रतिक्षेप या प्रतिवर्त रिफ्लेक्स होते हैं या परिपक्व मैच्योरिटी के कारण आय परिवर्तन सम्मिलित नहीं होते। यहाँ पे अभी देख लीजिएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट यही है क्योंकि यही एग्जाम में ऑप्शन बना के दिए जाते हैं क्वेश्चन में, तो ये इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा, तो ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, अधिगम सतत प्रक्रिया होती है, सार्वकालिक होती है और सार्वभौमिक होती है। ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आप देखेंगे इसके भी क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे आपको। अधिगम क्या है, अर्जित है प्रक्रिया है, ये व्यक्तिगत भी हो सकती है और सामाजिक भी हो सकती है, तो ये चीजें ध्यान रखना है, ठीक है। अधिगम प्रक्रिया कैसी हो सकती है, अधिगम प्रक्रिया अर्जित होती है, व्यक्तिगत भी हो सकती है और सामाजिक भी होती है। नेक्स्ट देखिएगा, अधिगम व्यक्ति का संपूर्ण परिस्थिति के लिए प्रतिक्रियात्मक पक्ष है और अधिगम एक सृजनात्मकता होती है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिएगा, अधिगम में समायोजन निहित होता है, सही बात है। अब ये कह रहा है कि अधिगम परिणाम नहीं अपितु एक प्रक्रिया है, हालांकि नवीन अध्ययन इस बात की पुष्टि करते हैं कि अधिगम प्रक्रिया एवं परिणाम दोनों है। अब देख लीजिएगा, यही क्वेश्चन कंफ्यूजन करता है। जैसे एक तो ये स्टेटमेंट आ जाता है अधिगम प्रक्रिया परिणाम नहीं अपितु प्रक्रिया, और दूसरा स्टेटमेंट ये भी दे देता है कि अधिगम प्रक्रिया एवं परिणाम दोनों होती है, तो कंफ्यूजन का मामला बन जाता है, तो ये ध्यान रखना है। पुराने थ्योरियों के अनुसार तो यही राइट आंसर माना जाता है बोर्ड के द्वारा, तो इसे ही आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। और इसके अलावा इसका प्रक्रिया तथा परिणाम दोनों ही अधिगम की प्रगति पर निर्भर करते हैं, तो इस वजह से अब वर्तमान में इसे आंसर मानते हैं। लेकिन आप तो ध्यान रखिएगा, बोर्ड के द्वारा जो आंसर माने जा रहे हैं ना उसे ही ऑथेंटिक लेके चलेंगे। ऑप्शन नंबर कह सकते हैं कथन नंबर जो पहला है शुरुआत की लाइन वो सही है, बाकी अलावा जो नीचे की दे रखी है वो वर्तमान के अनुसार है। क्वेश्चन में स्पष्ट करके देगा, सीधा क्वेश्चन देगा तब तो हम पुराने वाले को आंसर मानेंगे इस लाइन को, अगर बाई चांस बनता है तो क्वेश्चन ये वाला। अगर वो वर्तमान कहे तब फिर हम इस पे जाएंगे, ठीक है, समझ रहे हो ना। क्वेश्चन में ये चीजें इंक्लूड होके आएंगे, अदरवाइज आंसर पहले वाला जो कथन है वही माना जाएगा। बाकी इसके बारे में और भी जानकारी दे रखी है, जैसे अधिगम बाह्य दृष्टिगत भी हो सकता है और नहीं भी। ये कह रहा है कि अधिगम में सदैव एक प्रकार का अनुभव सम्मिलित होता है। अधिगम में होने वाले जो परिवर्तन होते हैं अपेक्षाकृत स्थायी होते हैं। अधिगम में मनोवैज्ञानिक घटनाओं का एक क्रम निहित होता है। अधिगम अनुमानित प्रक्रिया है और निष्पादन यानी परफॉर्मेंस से भिन्न होती है, तो ये भी देख लेना। नेक्स्ट देखिएगा, क्रू एंड क्रो के अनुसार मानव अधिगम में अंतर्निहित मानसिक प्रक्रिया होती है। ये क्या है, यानी मानसिक प्रक्रिया जैसे निर्देशन, सूझ, चेहरे, ये सभी इंक्लूड होते हैं, तो ऑप्शन नंबर 6 सही हो जाएगा। ये क्रू एंड क्रो की डेफिनेशन है। निर्देशन क्या होता है, लक्ष्य की और रुचि और अवधान होता है, यानी अवधान का मतलब अटेंशन करना, ध्यान केंद्रित करना, ऐसे भी बोल सकते हैं। बाकी व्याख्या मतलब संबंध का प्रतिबोधन यानी संबंधों का प्रतिबोधन। चयन का मतलब संबंधित चुनावों का चयन या प्रत्यास्मरण करना। सूझ का मतलब विश्लेषण अनुभव का अभिज्ञान करना। संरचना मतलब नवीन मानसिक शैलियों का निर्माण। आलोचना मतलब जो भी समाधानों की कार्य कुशलता का मूल्यांकन करना। परिवर्तन मतलब अधिगम का स्थानांतरण संभव है। हालांकि इनसे क्वेश्चन तो नहीं बनते हैं, लेकिन ये कि डेफिनेशन आई है तो उस हिसाब से इस पे यहाँ पे एक्सप्लेनेशन कर दिया एक शब्द का। नेक्स्ट देखिएगा, ये रीड 2011 में पूछा L1 में कि किसी उद्दीपन के निरंतर दिए जाने से व्यवहार में होने वाला अस्थायी परिवर्तन क्या कहलाता है। इसे अभ्यस्तता कहते हैं या हैबिटेट यानी आदत कहते हैं। यानी किसी भी उद्दीपन के निरंतर, उद्दीपन का मतलब स्टिमुलेट की बात कर रहा है, अगर उसे निरंतर दिया जाने पर व्यवहार में होने वाले परिवर्तन को हम अधिगम नहीं कहेंगे। इसमें ऑप्शन भी दे रखा है, देखो अधिगम ना कहकर इसे क्या कहेंगे, इसे कहेंगे आदत, एक तरह से अभ्यस्तता कहेंगे। अभ्यस्तता कहिएगा, इसे इंग्लिश में हैबिट के बोलते हैं, और अगर बात करें पर्यायवाची तो फिर आदत भी कह सकते हैं, ठीक है। देखो ये भी अच्छा कुछ दे रखा है यहाँ पे, प्राय हमारे व्यवहार में कुछ अस्थायी परिवर्तन दृष्टिगत होते हैं। यह परिवर्तन जैसे थकान के द्वारा हो, या कोई हमने मेडिसिन औषधि खाली उसके द्वारा, या व्यसन के द्वारा, या बीमारी के कारण होती है, तो ये अधिगम नहीं माना जाएगा। और ये अच्छा है क्योंकि इसमें सभी चीजें इंक्लूड हो गई। इसमें 2-3 चीजें और इंक्लूड करनी थी, जैसे कि थकान तो हो गई, इसमें एक परिपक्वता शब्द और डाल देते तो उससे क्या होता, थकान, परिपक्वता, औषधि, व्यसन, बीमारी के कारण होने वाले व्यवहार में परिवर्तन होते हैं, उसे अधिगम नहीं कहेंगे, तो ये और भी अच्छा हो जाता। यहाँ पे अभ्यस्तता दे रखी है,
ये क्वेश्चन बना था ना, तो उसके बारे में डिटेल से बताया गया है किस प्रकार है, तो आप एक बार देख लीजिएगा। नेक्स्ट देखिएगा, ये कह रहा है कि वह अधिगम जिसके द्वारा शरीर की विभिन्न अनुक्रियाओं के लिए पर्यावरण के नियंत्रणार्थ मानव शरीर की मांसपेशियों को प्रशिक्षित किया जाता है, उसे कहते हैं, उसे गामक कहते हैं। गामक का मतलब एक तरह से मोटर होता है, और मोटर यानी आप साइकोलॉजी में मोटर को गामक बोलते हैं। एक तरह से ये गामक हमारी मसल से संबंधित होती है, जो भी हमारी मसल्स काम करती है ना शरीर में, तो उसके शब्द यूज किया जाता है गामक। तो उसी से संबंधित पूछा था, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। और गामक देख लीजिएगा किसके संबंध में ये बात कही जा रही है, ठीक है। और प्रतिबोधात्मक क्या चीज होती है, ये इंद्रियों से संबंधित होती है। संकल्पनात्मक अधिगम होता है, ये हमारे किससे संबंधित होता है, संकल्पनाओं के स्तर से। तो ये चीजें एक्चुअल में क्या है, ऑप्शन में मिल जाती है क्वेश्चनों के। नेक्स्ट देखिएगा, निम्न में से कौन सीखने का स्तर है, ये लेवल 2 2015 में पूछा है। देखिएगा ये क्वेश्चन पूछने के बाद है, फिर दोबारा ये क्वेश्चन नहीं बन पाया है, यानी रिपीट नहीं हो पाया ये किसी भी परीक्षा में। देखिएगा सीखने के स्तर होते हैं, पहले तो हमें तथ्य की जानकारी होती है, तथ्य से हम सूचना प्राप्त करते हैं, और सूचनाओं से हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, फिर हमें उसकी अंडरस्टैंडिंग होती है, बोध होता है, फिर उसके बाद हमें ज्ञान होता है। तो इस प्रकार है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है। देखने को सभी ऑप्शन एक जैसे से लग रहे हैं, लेकिन आपको यही क्रम याद रखना है। नेक्स्ट देखिएगा, आप इंग्लिश में याद रखें तो फैक्ट होता है, फिर उसके बाद हमें इन्फॉर्मेशन प्राप्त होती है, फिर उससे हमें नॉलेज होगी, फिर हम उसकी अंडरस्टैंडिंग यानी कॉम्प्रहेंशन बोल सकते हैं, या इसी अंडरस्टैंडिंग बोल सकते हैं, बाकी फिर उससे बुद्धिमत्ता आती है, यानी कह सकते हैं विजडम। तो इस प्रकार ये क्रम है, आप देख सकते हैं पढ़ के इसमें क्या क्या चीज दे रखी है बाकी। नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 21 है, ये कह रहा है अधिगम की प्रक्रिया में प्राथमिक चरण क्या होता है, तो मोटिवेशन ही होगा। अगर ऑप्शन के आधार पर तो प्रेरणा ही होगी, तो इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो गया था। नेक्स्ट देखिएगा, अब इसके बारे में ये कथन दे रखे हैं, आप देख लेना, इसे देख ले लीजिएगा कि डीसीएल के अनुसार है अधिगम के 6 सोपान है। कौन कौन से हैं, जैसे पहले मोटिवेशन होगा आपको, या किसी की आवश्यकता होगी आपको, फिर उसे हम लक्ष्य निर्धारित करते हैं, या उसे ही उद्देश्य कह सकते हैं। फिर उसके बाद हमें बाधा आएंगी, फिर बाधा आएंगी तो हम बाधाओं के लिए अनुक्रिया करेंगे, फिर उसके बाद हमें पुनर्बलन मिलेगा, इसे रेनफोर्समेंट बोलते हैं। अब सबलीकरण कहिए का पुनर्बलन एक ही बात है। फिर हम सामान्यीकरण करेंगे या एकीकरण करेंगे, ठीक है। ये स्टेप दे रखे हैं 6, किसके अनुसार, डीसीएल के अनुसार। नेक्स्ट देखिएगा, अब यहाँ से आगे जो परिपक्वता क्या चीज होती है, यानी मैच्योरिटी। तो मैच्योरिटी एक देखा जाए शब्द ना, ये समय के अनुसार बदलता है। बदलता मीन्स ये कि जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं तो मैच्योरिटी बढ़ती जाती है, या कह सकते हैं परिपक्वता में ये कह सकते हैं जो पीक स्टेज होती है उस तक बढ़ती है, फिर उसके बाद ये रुक जाती है। क्योंकि हम ये पढ़ते हैं क्या, जब आपने शुरुआत वृद्धि और विकास पढ़े होंगे तो हम उसमें पढ़ते थे मैच्योरिटी एक सीमा तक जाके रुक जाती है, जबकि आपका जो विकास है वो जीवन पर्यंत चलता रहता है। ऐसे हमने पढ़े थे, तो वो संबंधित है, वही मैच्योरिटी है ये। अब देख लीजिएगा जो क्वेश्चन बने ना, उनसे आपको अंडरस्टैंडिंग और अच्छी हो जाएगी। जैसे ये कह रहा है कि आदम सीमित जीवन चक्र में कार्यरत जीवाणु के समूचे प्रभाव को परिपक्वता कहते हैं। ये डेफिनेशन किस मनोवैज्ञानिक की है, तो ये गैस सेल से संबंधित है। अब ये देख लीजिएगा परिपक्वता की महत्वपूर्ण परिभाषा है, जैसे और भी दे रखी है, जैसे बोरिंग, लैंगफील्ड की, गेट्स एवं जर्सील्ड की। अब इनकी अगर आप ये देखें तो एक एलेक्जेंडर की भी दे रखी है यहाँ पे। चलो गेट्स और जर्सील्ड की देख लेते हैं। ये कह रहा है कि परिपक्वता वह अभिवृद्धि है, यानी ये वृद्धि से संबंधित कह रहा है, जो पर्यावरण की व्यापक परिस्थितियों में नियमित रूप से होती रहती है, अथवा जो उत्प्रेरणा की दृष्टि या विशिष्ट परिस्थितियों से, जैसे कि प्रशिक्षण और अभ्यास के बिना होती रहती है। और भी देख लीजिएगा, जैसे बोरिंग और लैंगफील्ड ने क्या कहा, परिपक्वता से अभिप्राय अभिवृद्धि और विकास से है, जो कि विशेष व्यवहार के अस्तित्व के समय अथवा किसी विशिष्ट व्यवहार के अस्तित्व में आने से पूर्व अत्यंत आवश्यक होती है। और वही चीज यहाँ पर कही थी गैस सेल के द्वारा, और ये कहा गया है एलेक्जेंडर के द्वारा कि परिपक्वता आंतरिक रूप से संशोधन की प्रक्रिया है। आंतरिक परिपक्वता प्राणी का विकास करती है, या विकास से संबंधित है, संरचना एवं कार्य में वृद्धि करती है, जो प्राणी में निहित शक्तियों के कारण होती है। तो नेक्स्ट देख लीजिएगा और क्वेश्चन क्या बना है, ये 2015 में पूछा L2 में कि परिपक्वता इत्यादि से व्यवहार में उत्पन्न परिवर्तन को भी अधिगम कहा जाता है। हम ये कहेंगे नहीं। इससे पहले हमने देखा था ना, थकान के द्वारा, परिपक्वता के द्वारा, औषधि, इन चीजों से होने वाले व्यवहार में परिवर्तन होते हैं, वो आपके अधिगम नहीं माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 है, अधिगम और परिपक्वता के संबंध में कौन सा कथन सही है, यानी जो बिल्कुल सही है। तो हम राइट आंसर पर ही चलेंगे। यदि मानव का विकास केवल परिपक्वता से होता तो मनुष्य केवल निम्न तक ही सीमित रह जाता, क्योंकि आप भी जानते हैं मैच्योरिटी या परिपक्वता एक सीमा तक होती है, उसके बाद रुक जाती है। तो निश्चित तौर से ये स्टेटमेंट इसी से संबंध था, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। बाकी 25 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन सी बालकों के लिए अधिगम की प्रक्रिया नहीं है। अगर आप देखें तो देखिएगा परिपक्वता से अधिगम का कोई भी संबंध नहीं होता है, तो उस हिसाब से इसका राइट आंसर सी हो जाएगा।
अब ये एक चीज ध्यान रखिएगा, हम इतने सारे क्वेश्चन कर चुके हैं इसी से संबंधित, परिपक्वता से व्यवहार में होने वाला परिवर्तन अधिगम नहीं माना जाएगा, बस सिंपल सा लॉजिक ही है। बाकी है अधिगम की प्रक्रिया में प्रतिबिंब आता है, तर्क करना भी आ जाएगा, कल्पना आ जाएगी, लेकिन परिपक्वता नहीं आएगी। अब ये भी दे रखा है परिपक्वता द्वारा उत्पन्न होने वाले परिवर्तन को अधिगम नहीं कहेंगे, ठीक है। और क्या दे रखा है, जैसे कि इसमें कुछ एग्जांपल दे रखे हैं। मैच्योरिटी का मतलब जैसे शिशु के पाँव की मांसपेशियों का मजबूत होना, ये हो जाना परिपक्वता की निशानी है, उसका साइकिल चलाना भी अधिगम है, ठीक है। समय के साथ में ये मैच्योरिटी बढ़ती जाती है, चाहे वो बच्चा हो या बड़े हो, सभी में ऐसा ही होता है। सेकंड एग्जांपल दे रखा है, शिशु की जो उंगलियां होती हैं कि मांसपेशियों का पेंसिल पकड़ने के लिए योग्य होना जाना परिपक्वता को दर्शाता है। वह पेंसिल पकड़कर अंक लिखना, अक्षर लिखना आदि अधिगम के अंतर्गत आएंगे। अब ध्यान रखना, ये देखो सेंस समझना है कि जैसे उसे पेंसिल नहीं पकड़ा जा रहा है तो वो वही भी बच्चा है, उसकी मसल से ज़्यादा मजबूत नहीं हुई है। जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ेगी, जैसे जैसे उसमें परिपक्वता आएगी तो निश्चित तौर से पकड़ना भी सीखेगा और लिखना भी सीखेगा, उस हिसाब से समझ सकते हैं इसे। अब ये कुल मिलाकर ये बताया गया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, अब ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्या चीज़ है यहाँ पे देखिएगा, इसमें कुछ बताने की है क्या, चलो इसमें देख लेते हैं। ये वाला इनका सूत्र देखिए, यानी इसका जैसे परिपक्वता इंटू अधिगम करेंगे तो उसे विकास कहेंगे, और परिपक्वता इंटू अगर शून्य अधिगम कहेंगे तो शून्य उपलब्धि प्राप्त होगी। अगर शून्य परिपक्वता इंटू अधिगम ही अवसर कहेंगे तो फिर भी शून्य उपलब्धि प्राप्त होगी। बस ये वाला स्टेटमेंट पूछा जाता है कि अधिगम और परिपक्वता के गुणात्मक को क्या कहेंगे तो उसे विकास कहते हैं। ये वाला स्टेटमेंट ऑलरेडी पूछा गया है, ठीक है, यही इंपॉर्टेंट है बस। फिर बाकी अलावा ये वाले तो इतना पूछे नहीं गए हैं परीक्षा में, इस वजह से। बाकी है 26 नंबर क्वेश्चन है, सीखने को परिपक्वता से किस प्रकार अलग किया जा सकता है। तो हमने ये कहेंगे, क्या कहेंगे, सीखने के लिए बाहरी अनुभव आवश्यक है, जबकि परिपक्वता एक आनुवंशिकी है। अब आपको एक शब्द और मिला, क्या, ये जो हमारी मैच्योरिटी होती है वो हमारे बायोलॉजिकल होती है। बायोलॉजिकल मीन्स हमारे शरीर से संबंधित है। तो निश्चित तौर से आप समझे होंगे कि मैच्योरिटी होती है वो एक बायोलॉजिकल होती है, यानी कह सकते हैं आनुवंशिकी होती है, ऐसे भी कह सकते हैं। और देखिए सीखना होता है वो बाहरी अनुभव के लिए आवश्यक होता है, यानी बाहरी चीज़ों से हम अर्जित करते हैं, क्या उसे अधिगम कह सकते हैं या सीख लर्निंग कह सकते हैं। लेकिन मैच्योरिटी के द्वारा जो हमारे शरीर में परिवर्तन होता है उसे अधिगम नहीं कहेंगे, वो बायोलॉजिकल होता है या आप आनुवंशिकी बोल सकते हैं उसे, ठीक है। तो इस प्रकार इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लेवल 2 2024 में पूछा है। नेक्स्ट देखिएगा, अधिगम के संबंध में कौन सा उपयुक्त नहीं है। ये आपका L2 16 अक्टूबर 2021 को हुआ है, ये परीक्षा रद्द हुई थी ये वाली, शायद ये शेखावाटी में पेपर लीक हुआ है, उधर की साइड हुआ था, तो ये दूसरा पेपर करवाएगा था, उसमें क्या क्वेश्चन बना है वो देखिएगा। ये अधिगम के संबंध में उपयुक्त नहीं है, जैसे अधिगम पर परिपक्वता का प्रभाव नहीं पड़ता है, ये गलत स्टेटमेंट है। अब देखिए कंफ्यूजन नहीं होना है, मैंने पहले ही बता दिया था कि परिपक्वता के द्वारा व्यवहार में होने वाले परिवर्तन तो अधिगम नहीं कहेंगे, सही बात थी। अब ये कह रहा है कि अधिगम पर परिपक्वता का प्रभाव नहीं पड़ता है, ये कहना गलत है, पड़ता है प्रभाव, ठीक है। हालांकि वो आनुवंशिक होता है मैच्योरिटी या परिपक्वता, लेकिन प्रभाव पड़ता है। ये 2-3 टाइप से क्वेश्चन ही बने हैं, और परिपक्वता को लेकर क्वेश्चन ये 3 टाइप के हो गए। एक तो ये टाइप हो गया, एक है कि परिपक्वता के द्वारा व्यवहार में होने वाले परिवर्तन को अधिगम नहीं कहेंगे। दूसरा क्वेश्चन ये था, एक और क्वेश्चन था जो हमने किया था, मैं एक बार दिखा दूंगा आपको, एक सेकंड रुकिएगा। एक ये वाला और क्वेश्चन देखिएगा, ये 13 नंबर है ना, इसमें हम क्वेश्चन ये ऑलरेडी कर चुके थे। अगर ऐसे पूछे कि सीखना अभिप्रेरणा और परिपक्वता पर निर्भर करता है ना, तो ये 3 स्टेटमेंट हो गए, अब मैंने बता दिए, तीनों को याद रखिए, क्वेश्चन इन्हीं से मिल जाएगा स्टेटमेंट से। अगर बाई चांस ये ऑप्शन आता है कैसे कहते हैं क्वेश्चन के अंदर, तो निश्चित तौर से यहीं से मिल जाएगा। ये वाला स्टेटमेंट है ना ये, और इसके अलावा हमने बात की है, अभी बता देते हैं, रुकिएगा। एक ये वाला स्टेटमेंट दूसरा, और तीसरा ये वाला, ये बी ऑप्शन में दे रखा है। ये मैच्योरिटी के बारे में जितने भी, एक ये भी स्टेटमेंट है कि परिपक्वता इंटू अधिगम करें तो विकास होता है, इन्हीं से क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। अब देखिएगा परिपक्वता अधिगम में क्या कह सकते हैं अंतर होता है। देखो परिपक्वता होती है जन्मजात होती है पहली बार, और ये आनुवंशिकी से संबंधित होती है, और यानी आनुवंशिकी यानी बायोलॉजिकल होती है या हमारे शरीर से संबंधित होती है, ऐसे बोल सकते हैं। और जो अधिगम होता है वो अर्जित होता है, क्या, यानी हमें जहाँ समाज में रहते हैं उनसे कुछ ना कुछ अर्जित करते रहते हैं उस हिसाब से, ठीक है। अब ये सहज जातिगत प्रक्रिया मनुष्य जाति पची सभी पाई जाती है, जबकि ये व्यक्तिगत होती है और सामाजिक होती है। ये स्वाभाविक प्रक्रिया होती है, यानी ऑटोनॉमस प्रोसेस होती है, इसमें आप चेंज नहीं कर सकते किसी के थ्रू, ठीक है, यानी अपने आप से होती है, ऐसे कह सकते हैं। और बाकी ये अभ्यास और अनुभव के द्वारा हम इसमें ये निर्भर करती है, और इसमें परिवर्तन भी होता रहता है। इसके अलावा मुख्यतः ये शारीरिक होती है, यानी फिजिकली होती है, और जबकि ये होती है मानसिक और मनोवैज्ञानिक, ठीक है। कौन सी, ये सभी अधिगम के बारे में चल रहा है, ये सभी चल रहा है परिपक्वता के बारे में। इसके अलावा परिपक्वता सीखने पर निर्भर नहीं करती है, क्योंकि ये अपने आप ऑटोनॉमस प्रोसेस है ना, कह रहा है स्वाभाविक प्रक्रिया है, तो इस वजह से। और जबकि सीखना एक परिपक्वता पर निर्भर करता है।
परिपक्व में अभ्यास का महत्व तो नहीं होता है, जबकि अधिगम में अभ्यास का महत्वपूर्ण घटक होता है। इसके अलावा प्रेरकों पर निर्भर नहीं करती है, जबकि आवश्यकता, अभिप्रेरणा, लक्ष्य अधिगम में महत्वपूर्ण सोपान होते हैं। इसके अलावा पुनर्वलन का कोई भी स्थान नहीं होता है मैच्योरिटी में, जबकि पुनर्वलन का एक महत्वपूर्ण होता है अधिगम में। परिपक्वता मनुष्य की संभाव्य क्षमताओं की सीमा का निर्धारण करती है, जबकि अधिगम मनुष्य की संभाव्य क्षमताओं के भीतर अर्जित कौशल से संबंधित होती है। ओवरऑल ये जो अंतर है ना, इससे बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं। नेक्स्ट देखिएगा, और कोई क्वेश्चन पूछा गया है क्या? अब तक हमने जो क्वेश्चन किए थे, तो ये अब मैच्योरिटी से संबंधित जो भी क्वेश्चन थे ये यहाँ पे हो गए। अब आ जाते हैं अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं निश्चित तौर से, जैसे कि L2 2011 में पूछा था कि अधिगम को प्रभावित करने वाले व्यक्तिगत कारक क्या हो सकते हैं। तो व्यक्तिगत तो बायोलॉजिकल या आनुवंशिकी है, ये सभी परिपक्वता से संबंधित है। और आयु, ये यानी हम व्यक्तिगत का मतलब व्यक्तिगत जो भी व्यक्ति है उसमें मैच्योरिटी आती है और उसकी आयु भी बढ़ती है, तो ये व्यक्तिगत हो गए। ठीक है, बाकी संचार के साधन, अध्यापक और समवयस्क ये नहीं होंगे। केवल 4 नंबर ऑप्शन सही है। नेक्स्ट देखिएगा, स्कूल की संगठनात्मक स्थापना छात्रों के अधिगम को प्रभावित करती है। यह पहलू उस श्रेणी से संबंधित है, ये सामाजिक कारक में इंक्लूड किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 30, अधिगम को निर्धारित नीचे दिए गए हैं, जैसे उसे निर्धारित करने वाले हैं या डिटरमाइन करने वाले, जैसे अधिगम की प्रकृति होगी, अभिप्रेरणा का प्रभाव भी होगा, विन्यास का प्रभाव, अभ्यास, ये सभी इंक्लूड किए जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर 6 सही हो जाएगा। इसके बारे में ये डिटेल दे रखी है, क्या दे रखी है कि विद्यार्थी संबंधी कारक जैसे व्यक्तिगत होते हैं वो क्या क्या चीजें होती हैं, जैसे इसमें परिपक्वता दे रखी है, आयु दे रखी है, स्वास्थ्य, ज्ञानेंद्रियां, संवेदी क्षमता, ये शारीरिक हैं, कौन सी व्यक्तिगत। अब इसके अलावा मानसिक भी देख लीजिएगा, मनोवैज्ञानिक जैसे अभिप्रेरणा, इच्छा शक्ति, बुद्धि लब्धि, अंतर्निहित क्षमताएं, संवेगात्मक स्थिति, रुचि, अभिवृत्ति, अभियोग्यता, थकान, ऊब, एक रखता, नीरसता आदि हो जाएंगे। और पर्यावरणीय संबंधी कारक कौन से होंगे, जैसे सामाजिक कारक हो गया, इसके अलावा जैसे भौतिक कारक हो गया, आर्थिक कारक हो गए। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा कि असुमेलित बताइएगा या छाटिएगा। जैसे स्वास्थ्य व्यक्तिगत कारक होता है, ये बात सही है। विद्यालय का परिवेश एक सामाजिक कारक होता है, ये भी बात सही है। अध्यापक की विषय पर पकड़ व्यक्तिगत कारक है, ये कहना गलत है। बाकी ये रुचि एवं अभिवृत्ति मनोवैज्ञानिक कारक होती है, ये भी बात सही है। ये अच्छा क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर इसका 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, निम्न में से कौन सा कक्षा में सीखने को प्रभावित करने वाला मनोवैज्ञानिक कारक होगा। अगर आप देखें तो वो ये अभिप्रेरणा या अभिप्रेरणात्मक बोल सकते हैं, और एक संवेगात्मक अवस्था, ये आपकी मनोवैज्ञानिक कह सकते हैं कारक होंगे। बाकी इसमें से कोई भी नहीं होगा। और ये आपके L2 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, इसमें अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक दे रखे हैं, जैसे सारे कारक कौन कौन से होंगे। ठीक है, और मनोवैज्ञानिक कारक कौन कौन से होंगे, और पर्यावरणीय संबंधी कारक कौन कौन से होंगे। ठीक है, और अन्य कारक होते हैं, तो वो ये दे रखे हैं। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन बना है, देखिए एक क्वेश्चन ये बना है, एक ये भी बना है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं जो भी क्वेश्चन पूछा गया। अब इसमें ये तो फर्स्ट चरण था, ये वाला यहाँ पे प्रथम वर्गीकरण किया गया, वो अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक ये। द्वितीय चरण में ये वर्गीकरण किया गया, जिसमें विद्यार्थी संबंधी कारक कौन कौन से होंगे, और आपके अध्यापक संबंधी कौन कौन से कारक होंगे, और विषय संबंधित कारक कौन कौन से होंगे। फिर इसमें ही आपके एक और कारक है, प्रक्रिया संबंधी कारक कौन कौन से होंगे, जिसमें अधिगम अनुभव ग्रहण करने के तरीके कौन से होते हैं, और शिक्षण, अधिगम, वातावरण और संसाधन से संबंधित कौन से होते हैं। तो ये चीजें ध्यान रखनी है क्योंकि इनसे क्वेश्चन बना है। नेक्स्ट देखिएगा, अब आ जाते हैं पावलर, जिन्होंने शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत दिया था। तो यहाँ से अब जो अधिगम की थ्योरियां दी थी ना, जैसे पावलर, स्किनर और कुथरी, क्योंकि उसकी सीखने की पदानुक्रम भी पूछी जाती, सॉरी रॉबर्ट गेनी हो गया, और इसके अलावा और कौन से हो गए, और भी ऐसे गेस्टोल्डवादी भी इसी के अंतर्गत आ जाते हैं, और भी मनोवैज्ञानिक हैं जो आते जाएंगे क्वेश्चन, हम वैसे ही करते जाएंगे। ठीक है, एक बांडूरा भी आता है, उसका भी क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। देखिएगा 33 नंबर क्वेश्चन है कि मनोविज्ञान में कितने प्रकार के अनुबंधन का उल्लेख किया गया है। तो वो 2 प्रकार के अनुबंधन होते हैं, कौन कौन से होते हैं। एक तो प्राचीन शास्त्रीय बोल सकते हैं अनुबंधन, जैसे क्लासिकल कंडीशन बोलते हैं। एक होता है साधनात्मक या क्रियात्मक, जैसे ऑपरेंट कंडीशन बोलते हैं। क्लासिकल होता है, ये तो कंडीशन आपकी पावलर से संबंधित है, और जो ऑपरेंट है ये आपकी स्किनर से संबंधित है। ठीक है, ये 2 प्रकार के अनुबंधन दे रखे हैं। और नेक्स्ट देखिएगा, शास्त्रीय अनुबंधन के प्रतिपादक कौन माने जाते हैं। तो वो इयान पावलर, जिन्होंने कुत्ते की पैरोटिड्स यानी कह सकते हैं पाचन ग्रंथि पर प्रयोग किए थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो गया। सीखने का क्लासिकल कंडीशन सिद्धांत है, प्रतिपादित किया गया था किसके द्वारा, वो या तो इवान पावलर, या पावलर याद रखिए, यही क्वेश्चन आता है मोस्टली, तो पावलर के नाम से, तो ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है,
इवान पावलोव द्वारा प्रतिपादित शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत अधिगम को निम्न द्वारा समझाया गया है। तो वो साचार के द्वारा समझाया गया है। अब ये देखिएगा, ये है ना अनुबंधन, या तो अनुबंधन बोले, समझ रहे हो ना, यानी प्राचीन या शास्त्रीय, और या फिर आपको साचार बोले, ठीक है। अभी देखिएगा, जैसे साचार को इंग्लिश में कहते हैं एसोसिएशन, ये भी चीजें याद रखिएगा। या तो अनुबंधन कहे प्राचीन वाला, या एसोसिएशन, ये किससे संबंधित है, पावलर से, ठीक है। तो ये चीजें ध्यान रखनी है। बाकी नेक्स्ट देख लेते हैं। और इनकी बात करें ना, और ऑप्शन है जैसे पुनर्वलन की बात करें तो पुनर्वलन किससे संबंधित है, क्लार्क हल से। अंतर्दृष्टि की बात कौन करता है, गेस्टोल्डवादी। अनुकरण की बात करता है, देखो अनुकरण दो चीजों में ले सकते हैं। अगर आप किसी के व्यवहार को देखकर सीख रहे हैं तो फिर हम ये किसका ले सकते हैं अनुकरण में, यार दो तीन चीजें आती है। एक तो जीन प्याजे भी शब्द यूज करता है अनुकरण, स्किनर भी करता है, थोंडाई के में भी व्यवहार को देखकर सीखते हैं। तो एक्चुअल में क्या है, इसे छोड़ देते हैं, वो डिपेंड करता है ऑप्शनों के आधार पर। अगर यहाँ पे अगर हमसे कहता है ये अनुकरण संबंधित है, फिर यहाँ पे ऑप्शन देता तो फिर हम एक बार सोचते हैं कि ये किससे संबंधित हो सकता है। तो ये कई सिद्धांतों में उपयोग किया जाता है इस वजह से, ठीक है। बाकी है ये L1 2022 में पूछा था, कौन सा, ये साचार वाला। नेक्स्ट देखिएगा। अब देखिएगा, जैसे एक चीज ध्यान रखिएगा, 1904 में इसे नोबेल पुरस्कार मिला था, किसे, पावलर को। किसके लिए, इसने कुत्ते की पेरोटिस ग्लैंड पर प्रयोग किए थे, यानी पाचन ग्रंथि पर, उसके लिए। और इसका ये सिद्धांत है, इसके ये उदाहरण है, इसमें उदाहरण भी पूछ लेता है, तो ये देख लेना आप एक बार। हालांकि आपने थ्योरी तो पढ़ी होगी रीट में, तो आपको सभी चीज मालूम होगी। नेक्स्ट देखिएगा, पावलर का प्रयोग ये था। इसके अलावा देखिए पावलर के प्रयोग में यूसीएस क्या था, इसे बोलेंगे, देखो यू का मतलब होता है अनकंडीशनल, अब वो अन होता है, सिंपल सा है, UN होता है ना, अन होता है। और सी का मतलब कंडीशनल, और एच का मतलब स्टिमुलेट। तो ये क्या चीज थी, यानी अनकंडीशनल स्टिमुलेट को पावलर ने अपने प्रयोग में किस शब्द से सूचित किया है, ऐसे कह सकते हैं। तो ये किया था भोजन से, ठीक है। और UCR होती तो इस भोजन के द्वारा जो अनुक्रिया होती है ना, उसके लिए शब्द यूज किया जाता है। अगर आपसे कहे कि CS क्या था, तो CS का मतलब होता है कंडीशनल स्टिमुलेट, ये घंटी थी। अगर यहीं पर CR हो जाए तो इस घंटी के द्वारा होने वाली अनुक्रिया थी। और क्या शब्द, यही तो ये उपयोग किए गए थे 3 स्टेप में। और ये पूछा है जो भर्ती परीक्षा L2 की रद्द हुई थी ना, ये शेखावाटी में, तो ये उसी का क्वेश्चन पेपर है, ये 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसका ऑप्शन नंबर B सही हो जाएगा। इस प्रकार इसने प्रयोग किए थे। नेक्स्ट देखिएगा, अब प्राचीन अनुबंधन की ये प्रक्रिया दे रखी है, इसमें 3 स्टेप होते हैं। हालांकि इसके सिद्धांत को अगर पढ़ेंगे ना तो इससे बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको परीक्षा में, जैसे फर्स्ट ग्रेड हो गया, सेकंड ग्रेड हो गया, और थर्ड ग्रेड में तो पूछे ही जाते हैं। और विभिन्न परीक्षा होती है जैसे UP टेट, MP टेट, एच टेट, तो इनमें भी क्वेश्चन बहुत सारे मिल जाएंगे इनसे संबंधित, पावलर से। पहली बात देखिएगा, इन 3 स्टेपों को ध्यान रखिएगा। अनुबंधन से पूर्व क्या हुआ था कि पहले घंटी की आवाज दी, कोई भी अनुक्रिया नहीं हुई, यानी घंटी के द्वारा लार नहीं निकली, सिंपल सा लॉजिक है, ठीक है। CS का मतलब होता है अनुबंधित उद्दीपक, जिसे कंडीशनल स्टिमुलेट बोलते हैं, ठीक है। भोजन का मतलब होता है US। अब ये कहोगे यहाँ तो UCS दे रखा था, वो ठीक है। अब ऐसे ही है, एग्जाम में क्वेश्चन बनते ना तो ऐसे उल्टे सीधे आएंगे, आपको कुछ चीजें अपने सेंस से भी पता करनी होगी कि ये उसी सेंस में बात हो रही है, समझ रहे हो ना। जैसे भोजन को यहाँ पे क्या कहा गया है, US, जिसे स्वाभाविक उद्दीपक बोलते हैं। और इसके द्वारा, भोजन के द्वारा जो भी लार निकलेगी उसे बोलेंगे स्वाभाविक अनुक्रिया। सिंपल सा लॉजिक है। यहाँ पे एस है ना, ये R में कन्वर्ट हो जाती है, इसे US कह रहे हैं, यहाँ पे ये UR हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा सेकंड स्टेप में होता है अनुबंधन के समय, यानी अनुबंधन का मतलब उसके साथ है संबंध बन रहा है, किसके साथ, घंटी के साथ। घंटी की आवाज दी, साथ ही साथ भोजन दिया, तो क्या होगा, घंटी की आवाज आई, फिर उसे भोजन दिया, तो उससे क्या हुआ, लार निकली। अब ये लार किसकी वजह से निकली है, ये चीजें होती है। देखिएगा यहाँ पे US है, यहाँ पे UR है, तो इसका मतलब ये भोजन से यार लार निकल रही है। ये अनुक्रिया इतनी बार दोहराई गई कि पहले घंटी देना, फिर उसके बाद भोजन देना, घंटी देना, भोजन देना, घंटी देना, भोजन देना, इस प्रकार बहुत सारी बार ये प्रोसेस की गई। तो फिर क्या हो गया, अनुबंध हो गया, किसके साथ, घंटी के साथ। अब जो भी घंटी जब भी बजती, कुत्ते को लार आ जाती। इसका मतलब CS मतलब घंटी, और इस CS के द्वारा है CR, यानी अनुक्रिया हो रही है, तो उसके द्वारा लार आ रही है। यही अनुबंधन का पूरा सिद्धांत है। 3 स्टेप है, इन्हें याद रखें। इनसे क्रम भी पूछ लेता है कि ये 3 स्टेप कौन कौन से थे। CS मतलब घंटी क्या थी, CS, भोजन क्या था, UCS, या US कह सकते हैं, वो एक ही बात है। क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन तो आपको देखें तो UCS से पूछा है, या तो इसे US कह दीजिएगा या आप UCS कह दीजिएगा, वो एक ही बात है, वो भोजन से ही संबंधित है। और मेरा मानना ये है कि रीट में ये सभी चीजें आपने पढ़ी होंगी तो आसानी से समझ सकते हैं। US का मतलब अनकंडीशनल स्टिमुलेट, UR का मतलब अनकंडीशनल रेस्पॉन्स, CS का मतलब होता है कंडीशनल स्टिमुलेट, और CR का मतलब होता है कंडीशनल रेस्पॉन्स। ध्यान रखिएगा, US आ जाए तो भोजन है, और CS आ जाए तो घंटी है, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, अब ये क्वेश्चन पूछा है, ये L1 2011 में पूछा था
कि कोई 5 वर्ष का राजू है, अपनी खिड़की के बाहर तूफान को देखता है। बिजली चमकती है और कड़कने की आवाज आती है। राजू शोर सुनकर उछलता है। बार बार यह घटना होती है। फिर कुछ देर बाद शांति के पश्चात बिजली कड़कती है। राजू बिजली की गर्जना सुनकर उछलता है। राजू का उछलना किस प्रकार के सिद्धांत का उदाहरण होगा? ये वही है पावलर का शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत है। बिजली की जब भी चमकती है ना, उसके साथ उसका अनुबंध हो गया तो वो उछल जाता है। तो उस प्रकार ये पूछा है सेंस में, तो ऑप्शन नंबर इसका ये सही हो जाएगा। बाकी क्रिया प्रसूत अनुबंधन ये तो उसका स्किनर का, प्रयत्न एवं भूले ये थॉर्नडाइक का है। बाकी इससे तो कोई मतलब ही नहीं था। देख लीजिएगा यहाँ पे फिर वो चीज़ें समझाई गई हैं कि यूएस क्या होता है, यूसीआर क्या होता है, या सीएस क्या चीज़ है, वो चीज़ें समझाई गई हैं, आप देख लेना। हालांकि इससे क्वेश्चन बनते हैं थ्योरी को लेकर, लेकिन ये सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड में बन जाते हैं। रीट में तो सीधा ही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, जैसे कि ये बना दिया है भूमिका, ठीक है, और ये किस सिद्धांत से संबंधित है। ऐसे अनुबंधन के समय सी एस प्लस यू एस इससे सी आर हुआ था। अनुबंधन के पश्चात है सी एस यानी चमकना चमकेगा तो उसे डर लगेगा। ये प्रकार के बताया गया है कि उसे इसमें क्या प्रोसेस हुई थी इस क्वेश्चन में, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, ये भी आपके L2 2012 में पूछा है और देख लेना। इस क्वेश्चन को मैं इसलिए छोड़ रहा हूँ, ये हालांकि देखा जाए ना, हम उसमें पढ़ते हैं जो डिफेंस मैकेनिज्म पढ़ते हैं ना, तो वहाँ पे ये टॉपिक आता है, लेकिन फिर भी यहाँ पे पूछ लिया। जैसे राज बीमार के कारण 1 महीने तक विद्यालय नहीं गया। जब विद्यालय गया तो उसे भाग के लंबे सवालों को हल करने नहीं आया। कई बार निराशाजनक अनुभवों में असफलता हाथ लगी। लंबे भाग के सवालों को देखते ही वो चिंतित हो जाता। शास्त्रीय अनुबंधन के सिद्धांत के मुताबिक संवेगात्मक स्वाभाविक उद्दीपक क्या हुआ? यहाँ पे पर्टिकुलर इन्होंने ये सिद्धांत दे दिया, अदरवाइज ये आपके डिफेंस मैकेनिज्म में चला जाएगा ये क्वेश्चन। फिर भी इसके अनुसार यही कारण होगा कि उसे असफलता या भग्नाशा के कारण ऐसा हो रहा था। क्या? संवेगात्मक स्वाभाविक उत्तेजक हमें बताना था। स्वाभाविक उत्तेजक का मतलब यहाँ पे देखिएगा क्या कह रहा है, एक सेकंड रुकिए। यहाँ पे बिजली गर्जना था, हमें अगर सिद्धांत में ही चले तो क्या था ये देख लीजिएगा। यूएस था, देखो ये लिख रहा है ना यूएस यानी स्वाभाविक उद्दीपक। तो यहाँ पे देखना, यहाँ पे क्या लिख रखा है कि स्वाभाविक उत्तेजक यानी यूएस पूछा था मैं, तो यूएस का मतलब यहाँ पे हो जाएगा असफलता या भग्नाशा, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, इसमें सभी चीजें बताई गई हैं कि किस प्रकार ये इसका आंसर माना है। नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पे बताया गया डायरेक्टली असफलता थी वो यूएस थी, असफलता से चिंता होना वो यूआर थी, ठीक है, यानी इससे ये अनुक्रिया हो रही थी। और बाकी प्रश्न यानी अस्वाभाविक उद्दीपक सीएस जो घंटी थी वो पावलर के में, इसमें अस्वाभाविक उद्दीपक सीएस हो जाएगा, यानी जो प्रश्न पूछना और प्रश्नों को देखकर चिंता होना ये फिर सीआर हो जाएगी। तो इस प्रकार इसमें कनेक्ट करके बताया। नेक्स्ट देखिएगा, पावलर के प्रयोग में कुत्ता न केवल मांस प्रदाता कि मांस सीधे ही भू में रखने से लार टपकाता, किंतु इससे पहले भी, अर्थात जब सीढ़ियों से नीचे आने वाले प्रशिक्षक के कदमों की आवाज सुनता। इस सब वृत्ति को क्या कहते हैं? इसे हम कहेंगे अनुकूलित उत्तेजना, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। एक्चुअली में क्या विलोपन का तो मतलब ये होता है कि अगर उसे घंटी घंटी केवल देते रहे, भोजन देना, वो संबंध होता है। बिना शर्त प्रोत्साहन इस प्रकार का कोई मैंने पढ़ा नहीं है तो ना बता सकता हूँ। तत्परता, तो ये तो थॉर्नडाइक के जो आपके कह सकते हैं मुख्य नियम आते हैं ना, तत्परता के घोड़े को तालाब तक तो ले जा सकता है लेकिन उसे पानी पीने के लिए बात नहीं किया जा सकता, तो ये थॉर्नडाइक से है। तो बाकी सी नंबर ऑप्शन सही है, अनुकूलित उत्तेजना, ठीक है। उसके पैरों की आवाज को हम कहेंगे अनुकूलित उत्तेजना। इसमें बताया गया है कि किस प्रकार ये अनुकूलित उत्तेजना होती है, इसे कंडीशनल रिफ्लेक्स बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा कि विलोपन के कुछ समय बाद ही यदि अनुक्रिया पुनः हो जाती है तो वह क्या कहलाती है? तो उसे हम स्वतः पुनर्लाभ कहेंगे। सिंपल सा लॉजिक है कि घंटी की आवाज कुत्ता सुनता, उसके लार निकल जाती, क्योंकि उसका अनुबंधन हो गया था घंटी की आवाज के साथ। जैसे घंटी की आवाज बजेगी, भोजन तुरंत प्राप्त हो जाता, उसे यह मिल जाता। अगर ये कह रहा है कि बहुत दिनों के बाद है उसे ऐसी आवाज दी जाए तो निश्चित तौर से वो घंटी की आवाज सुनेगा तो लार निकलेगी, क्योंकि उसका अनुबंधन हो रहा है घंटी के साथ। तो इसे ही बोलेंगे स्वतः पुनर्लाभ, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। विलोपन या विलोप बोल सकते हैं, इसे क्या होता है वो इसमें एक्सप्लेनेशन किया गया है। विलोप का प्रतिरोध ये इसमें दे रखा है, एक्सप्लेनेशन देख लेना। इसके अलावा नेक्स्ट देख लेते हैं स्वतः पुनर्लाभ यानी इसे स्पॉन्टेनियस रिकवरी कहते हैं। ये क्या चीज होती है ये देख लेना, ठीक है। सामान्यकरण मतलब जनरलाइज कर लेता है वो कि किस घंटी की आवाज है, या मंदिर की घंटी की आवाज है, या अन्य किसी की सीटी वगैरह की आवाज है, तो वो चीजें दे रखी है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, विभेदन का मतलब वही है। देखो सामान्यकरण का मतलब ये है जैसे देखा जाए वो घंटी की आवाज में जनरलाइज कर लेगा कि ये इस घंटी की आवाज है, इससे मुझे भोजन प्राप्त हो जाता है, उसका अनुबंधन था। विभेदन का मतलब ये है कि डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है कि घंटी की आवाज है, सीटी की आवाज है, या किसी अन्य की आवाज है उस जैसी, उसमें विभेदन करना उससे संबंधित था। बाकी
ये क्या दे रखा है, सेकंड ऑर्डर हायर ऑर्डर कंडीशनर, द्वितीय श्रेणी उच्च श्रेणी अनुबंधन। हालांकि इसके बारे में मैंने पढ़ा नहीं, आप देख लेना एक बार, ठीक है। क्वेश्चन देख लेते हैं मिला इससे संबंधित पूछा है या नहीं पूछा है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा जो 42 नंबर है, राजू खरगोश से डरता था। शुरू में खरगोश को राजू से काफी दूर रखा गया। आने वाले दिनों में हर रोज खरगोश और राजू के बीच की दूरी कम करती गई। अंत में राजू की गोदी में खरगोश रखा गया और राजू खरगोश से खेलने लगा। यह उदाहरण किसका है? तो कहीं ना कहीं अनुबंधन की बात हो रही है। किसके साथ? राजू और खरगोश के साथ। पहले डरता था और अब फिर कम दूरियां की गई उनके अंतर्गत, यानी पास पास लाएगा, फिर उसके बाद राजू और खरगोश खेलने लगे। तो ओवरऑल ये कहीं ना कहीं अनुबंधन की बात कर रहा है या साचार की बात कर रहा है, तो वो शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत से संबंधित हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। प्रयत्न में बोल थॉर्नडाइक है। क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत है, ये आपके स्किनर से संबंधित है। नेक्स्ट देखिएगा, अधिकांश अतार्किक भय यानी जिसे फोबिया बोलते हैं के पीछे का कारण क्या होता है? वही होता है किसी के साथ आप अनुबंधन बैठा लेते हैं तो तभी आप उस चीज से डरते हैं। तो ओवरऑल ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अंतर्दृष्टि अधिगम ये गेस्टोल्टवादी से, क्रिया प्रसूत स्किनर से, अव्यक्त अधिगम जैसे आप अव्यक्त को इंग्लिश में कहते हैं, क्या कहते हैं? अव्यक्त का मतलब ये टोलमेंस से संबंधित है, इसे बोलते हैं कुछ मुझे अब ध्यान नहीं आ रहा अव्यक्त को क्या इंग्लिश में कहते हैं। ये टोलमेन से संबंधित है ये अव्यक्त अधिगम, शायद इसे लेटेंट लर्निंग बोलते हैं शायद, ठीक है। इसके अलावा अधिगम अनुबंधन के ये उदाहरण है ये और है, जैसे जो चिकित्सक है वो सफेद कोट में इंजेक्शन लगाता है, कुछ घटनाओं के बाद बालक किसी भी सफेद कोट से देखने पर भय अनुक्रिया करता है। तो इसका मतलब ये भी अनुबंधन से, एक बालक किसी साइकिल के पास जाता है और उसका टायर तेज आवाज के साथ फट जाता है, ऐसा पूरा होता है तो बाइक जो बालक है वो साइकिल को देख के डर जाता है। ये भी अनुबंधन का एक एग्जाम्पल हो जाएगा। विद्यालय में खाने की घंटी की आवाज सुनने पर ऐसी आशा होने लगती है कि अब भोजन आने वाला है, मुंह में लार करने लगती है, तो ये भी अनुबंधन का एग्जाम्पल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 है कि शास्त्रीय अनुबंधन को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? तो अनुबंधित यानी जो कंडीशनर है वो अनकंडीशनल यानी अनुबंधित उद्दीपकों के बीच अंतराल है। अनुबंधित यानी वो ये कंडीशनल उद्दीपक मतलब स्टिमुलेट के प्रकारों और तीव्रताओं, और अनुबंधित यानी अनकंडीशनल उद्दीपकों के प्रकार, ये सभी संबंधित हो जाएंगे आपके शास्त्रीय अनुबंधन को प्रभावित करने वाले कारक। तो उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके ये भी दे रखे हैं, याद देख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा क्वेश्चन और भी देख लेते हैं। ये कह रहा है 45 नंबर क्वेश्चन, जब अनुबंधन की प्रक्रिया में अनुबंधित उद्दीपक, जिसे कह रहे हैं अनुबंधित का मतलब CS की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है, और स्वाभाविक उद्दीपक, ठीक है, को एक साथ प्रस्तुत किया जाए तो वह विधि कहलाती है। एक्चुअल में क्या है कि अनुबंधित उद्दीपक को यहाँ पे US कहेंगे, ठीक है, UCS। तो देखिए एक्चुअल में क्या थोड़ा कंफ्यूजन का मामला बन रहा है, यहाँ पे इंग्लिश नहीं दे रखी है तो उसे एक आसानी होती है। फिर भी हम एक चीज मानते हैं, क्या मानते हैं कि अनुबंधित उद्दीपक और स्वाभाविक उद्दीपक इन्हें कहते किसे? एक बार के लिए हम पीछे की साइड चलते हैं, क्योंकि हमने अभी क्वेश्चन किया था ना, यहाँ पे देखिएगा कहाँ पे, यहाँ पे किया था कहीं पर, एक ही रहा। एक्चुअल में क्या है, अब यहाँ पे आसानी से पहचान सकते हैं, जैसे कि अनुबंधित उद्दीपक वही है CS कहते हैं, और CS का मतलब घंटी से है, और अगर स्वाभाविक उद्दीपक की बात की जाती है तो वो भोजन होता है। तो फिर हम क्वेश्चन पर वापस आते हैं, तो अब देखिएगा क्वेश्चन कहाँ पर था, ये रहा, देखिएगा। अब ये कह रहा है कि अनुबंधित उद्दीपक यानी CS हो जाएगा और स्वाभाविक का मतलब हो जाएगा US का। अब ये कह रहा है कि एक तो घंटी की आवाज थी CS और US था भोजन, अगर दोनों एक साथ दिए जाते हैं उस विधि को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं स्वकालिक विधि। अब इसे की इंग्लिश तो मुझे मालूम नहीं है, शायद यहाँ पे दे रखा होगा नीचे की साइड, लेकिन आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A। इसकी 4 प्रोसेस होती है शायद। एक तो होती है विलंबित अनुबंधित, जिसमें आप देर से भोजन देते हैं, जैसे घंटी की आवाज देती है उसके थोड़ी देर बाद यानी समय ले लेते हैं आप, उसके बाद भोजन देते हैं। एक होता है अवशेष, फिर एक होता है पश्चगामी और एक होता है सहकालिक। जो ये दोनों एक साथ दिए जाते हैं घंटी और भोजन, तो उसे कहते हैं सहकालिक। अब इसमें दे रखे होंगे, जैसे हाँ ये दे रखे हैं कि अग्रवर्ती अनुबंधन, यानी ये क्या चीज है? ये प्राचीन अनुबंधन की जो प्रक्रिया होती है इसमें 4 प्रकार से होती है। कौन कौन सी? जिसमें ये दे रखे हैं, जैसे कि अग्रवर्ती अनुबंधन, जैसे फॉरवर्ड कंडीशन कहते हैं। इसमें क्या होता है कि अनुबंधित उद्दीपक पहले दिया जाता है। अनुबंधित उद्दीपक का मतलब यहाँ पे क्या है, ये हो जाएगा, यहाँ पे हमने क्या माना था? अनुबंधित उद्दीपक CS यानी घंटी माना था, ठीक है, ये घंटी है, CS दिया जाता है, यानी ये पहले ही दिया जाता है। अग्रवर्ती अनुबंधन कदा यानी सिंपल सा लॉजिक है, हम घंटी की आवाज पहले नहीं देंगे, पहले देंगे भोजन फिर घंटी की आवाज देंगे, उस प्रकार का है। फिर इसे हमें 3 प्रकार से बांट सकते हैं।
जो सहकालिक है, विलंबित है, अवशेष है। जैसे सहकालिक का मतलब होगा कि जो आपका घंटी और जो आपका भोजन है वो दोनों ही एक साथ दिए जाए। दूसरा होता है विलंबित, जैसे डिले कंडीशनर कहते हैं, इसमें पहले अनुबंधित उद्दीपक यानी घंटी दी जाएगी, फिर उसे भोजन दिया जाएगा। ठीक है, ये होता है। ठीक है, या इस प्रकार है, ये दोनों साथ साथ चलते हैं। ठीक है, एक अनुबंधित उद्दीपक यानी आप कह सकते हैं घंटी की आवाज का आरंभ, यानी जब आरंभ व अंत हो जाता है तो उसके कुछ अंतराल के बाद स्वाभाविक उद्दीपक दिया जाता है यानी भोजन दिया जाता है, यूएस। ठीक है, समझ गए ना ये वाला। अवशेष में क्या होता है कि पहले घंटी फिर भोजन, लेकिन जब आरंभ करते हैं वो अंत हो जाता है तब उसके कुछ अंतराल के बाद दिया जाता है भोजन। बस ये इसकी एक विशेषता है। एक होती है पश्चगामी, जिसे बैकवर्ड बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि जो आपका अनुबंधित उद्दीपक है यानी जो भोजन पहले दिया जाता है और उसके पश्चात है आपको अनुबंधित उद्दीपक यानी इसे घंटी की आवाज कहेंगे। ये फिर आपको बाद में प्रस्तुत की जाती है। कब? भोजन पहले घंटी बाद में, इसे पश्चगामी अनुबंधन कहते हैं। इनके एग्जाम्पल दे रखे हैं, जैसे डिले, ट्रेस, सिमल्टेनियस और बैकवर्ड। ठीक है, इन 4 प्रकार हैं, 1, 2, 3 और 4। तो इसका मतलब ये परीक्षा किस में पूछा है ये वाला क्वेश्चन? हालांकि ये परीक्षा में तो नहीं पूछा है, लेकिन फिर भी ये ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं। नेक्स्ट देखिएगा कि अनुबंधित व अनुबंधित उद्दीपकों के मध्य अंतराल से यह स्पष्ट कीजिए कि अनुबंधित अनुक्रिया प्राप्त करने की सबसे प्रभावशाली विधि कौन सी होगी। तो वो होगी विलंबित अनुबंधन। विलंबित में मैंने बता दिया था, यहाँ पे देखना क्या बताया था कि पहले तो हमें अनुबंधित उद्दीपक देंगे यानी घंटी देंगे, फिर उसे अनुबंधित उद्दीपक का मतलब भोजन देंगे, यानी पहले घंटी का मतलब CS देंगे, भोजन का मतलब US देंगे। तो यही सबसे बेस्ट माना जाता है, तो ध्यान रखना है। ये वाला क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा विलंबित अनुबंधन। इसके अलावा नेक्स्ट देखिएगा, अनुबंधन की प्रक्रिया में उद्दीपकों की प्रकृति का अनुबंधन पर पड़ने वाले प्रभावों के संदर्भ में सत्य कथन बताइएगा। जैसे इसमें आंसर दे ही रखा कि जो विमुखी उद्दीपक द्वारा अनुबंधन तीव्र गति से होता है, ये वाला कथन सही हो जाएगा, या कह सकते हैं ऑप्शन। यानी जो अनुबंधित या स्वाभाविक उद्दीपकों के प्रकार भी दे रखे हैं, जैसे कि ये सभी स्वाभाविक वाले थे, ये सभी भोजन से संबंधित थे। तो ये दो प्रकार के होते हैं, एक तो प्रवृत्त्यात्मक होते हैं, अपेटिव स्टिमुलेस बोलते हैं, और एक विमुखी जिसे अवेरेसिव स्टिमुलेटर बोलते हैं। प्रवृत्त्यात्मक वो होते हैं, कौन से होते हैं? ये स्वतः सुगम अनुक्रिया उत्पन्न करते हैं, जैसे खाना पीना और दुलारना आदि, ये संतोष और प्रसन्नता देती है। दूसरी है विमुखी उद्दीपक, प्राय ये दुखी और क्षति कारक होते हैं, परिहार और पलायन यानी अवॉइडेंस और एस्केप की अनुक्रिया उत्पन्न करते हैं, जैसे शोर, कड़वा स्वाद, विद्युत आघात, सुई। बस ये 2 ही दे रखे थे प्रकार, इन दोनों को देख लीजिएगा। नेक्स्ट देखिएगा, अब यहाँ से आगे आपके स्टार्ट होते हैं ये थॉर्नडाइक के सिद्धांत से संबंधित जो भी क्वेश्चन बने। अब तक देखते पावलर यानी वो कुत्ते पर प्रयोग किया तो उससे संबंधित। अब देखिएगा यहाँ पे क्या कह रहा है, निम्न में से अधिगम का मुख्य नियम नहीं है। मुख्य में PTA, P माने हो जाएगा, P माने प्रभाव, T का मतलब हो जाएगा तत्परता, और A का मतलब हो जाएगा अभ्यास, यानी PTA। और बाकी मनोवृत्ति का नियम है, ये आपके गॉड नियम है। मुख्य नियम पूछा है, इसमें ध्यान रखिएगा कौन सा मुख्य नियम नहीं है। तो मुख्य नियम नहीं होगा, वो हो जाएगा 4 नंबर। और मुख्य नियम कौन कौन से होते हैं? PTA, प्रभाव का, तत्परता का और अभ्यास का। जो नहीं होगा वो हो जाएगा D नंबर ऑप्शन। ये गॉड नियम में आता है, मुख्य नियम 3 होते हैं, ये दे रखे, और गॉड नियम होते हैं 5। इनमें से एक है मनोवृत्ति का नियम। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा, प्रयत्न एवं बोली के द्वारा अधिगम का सिद्धांत है 1898 किसके द्वारा या किसने अपनी पुस्तक है एनिमल इंटेलिजेंस में प्रस्तुत किया था? वो EL और कह सकते हैं थॉर्नडाइक थे। ये लाइब्रेरियन 2025 में ही पूछा ये क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिएगा, एनिमल इंटेलिजेंस में उन्होंने संबंधवाद यानी कनेक्शनिज्म की बात की है, किसने? थॉर्नडाइक। नेक्स्ट देखिएगा, और कितने का इसमें, हाँ एक और चीज है, ये शिक्षा मनोविज्ञान के जनक में माने जाते हैं, ये भी ध्यान रखना है। और इन्होंने प्रयोग किए थे भूखी बिल्ली पर। ठीक है, और कोई है, बाकी तो हम क्वेश्चन आते जाएंगे, वैसे देखते जाएंगे, और इससे आसानी क्वेश्चन आते हैं, हालांकि देखा जाए थॉर्नडाइक से। अब देखो अधिगम के नियम है, जैसे मुख्य नियम कौन से होते हैं? तत्परता, अभ्यास और प्रभाव। जैसे अभ्यास के 2 उपनियम हो जाते हैं, उपयोग का, अनुपयोग का। इसी प्रकार प्रभाव के भी हो जाते हैं, संतुष्टि, असंतुष्टि का। तत्परता के तो कोई होते नहीं है, लेकिन इसका क्वेश्चन जरूर बनते हैं तत्परता को लेकर, कि आप है किसी चीज को लेकर कितने तत्पर है, या रेडीनेस है, या तैयार है, उसके लिए क्वेश्चन बनता है। बाकी है आएंगे क्वेश्चन तो देखेंगे। गॉड नियम में आते हैं, यानी सेकेंडरी, द्वितीय नियम भी बोल सकते हैं। ये अनुक्रिया बहु अनुक्रिया का नियम होगा, मनोवृत्ति का हो गया, आंशिक क्रिया का हो गया, सादृश्यता का हो गया, और साचार्य का। ध्यान रखना, साचार्य की बात है आपके उसने भी की है, किसने? पावलर ने।
और साचर परिवर्तन का नियम है, ये आपके गॉड नियम में आता है थॉर्नडाइक में। तो कंफ्यूजन नहीं होना है, क्वेश्चन आएगा वैसे ही आपको आंसर देने होंगे। जैसे अधिगम में उपयोग अनुपयोग का उपयोग हुआ है, देखना अभ्यास के नियम के दो उपनियम है, उपयोग अनुपयोग, तो ये अभ्यास से संबंधित हो जाएगा। अब देखिएगा ये बोनस क्यों कर दिया गया है, इसलिए किया गया है कि उन्होंने अभ्यास नहीं लिखा यहाँ पे श्रम की जगह उन्हें अभ्यास लिखना था, तो इस वजह से ये बोनस किया गया। बाकी प्रभाव तो है नहीं, प्रभाव में तो दो उपनियम आते हैं, संतुष्टि असंतुष्टि का। प्रबलन एक अलग चीज है, इसमें तो आपको रेनफोर्समेंट दिया जाता है, वो स्किनर बात करता है, तो इस वजह से ये भी नहीं ना ये कोई भी नहीं होगा, तो इसलिए बोनस किया गया था। नेक्स्ट देखिएगा, इसमें से सत्य कथन बताइएगा। ये सेकंड ग्रेड 2011 में पूछा था कि घोड़े को तालाब तक तो ले जाया जा सकता है, लेकिन उसे पानी पीने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। ये तत्परता का नियम है, जैसे रेडीनेस नियम भी बोल देते हैं, जो आपके मुख्य नियम में आता है थॉर्नडाइक के। क्वेश्चन नंबर 52, एक शिक्षक होने के नाते आप सीखने के किस नियम को नहीं अपनाएंगे। देखिएगा, हम उसे लोभ लालच नहीं देंगे बच्चों को। प्रलोभन का मतलब होता है, हालांकि एक तरह से रेनफोर्समेंट देना होता है, लेकिन प्रलोभन का एक अलग सेंस निकालें, यानी एक तरह से लोभ लालच देना, एक तरह से बच्चों को वो देना सही नहीं समझेंगे हम शिक्षक होने के नाते, ठीक है, सीखने की प्रोसेस में, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, तत्परता का नियम निम्न स्कूल से संबंधित है। स्कूल का मतलब होता है वो किस वाद से, वाद मतलब जैसे हम कहते हैं ना संज्ञानवाद, संज्ञानवाद या हो गया, अन्य वाद भी आते हैं, तो उनमें जैसे व्यवहारवाद है, व्यवहारवाद एक स्कूल का नाम हो जाएगा, यानी व्यवहारवाद तो स्कूल से, संज्ञानवाद स्कूल से संबंधित, इस प्रकार है। तो ये व्यवहारवाद से संबंधित है। इसमें दे रखें जैसे संज्ञानवाद है ये जीन प्याजे हो जाएंगे, प्रयोजनवाद है ये जॉन डी भी हो जाएंगे, और प्रत्यक्षवाद है ये कंस्ट्रक्टिज्म की बात करते हैं। तो इसमें देखो कई नाम आते हैं, तो मैं पर्टिकुलर किसी का नाम नहीं लूंगा, जैसे आएगा सिद्धांत तब देख लेंगे। हालांकि मैंने इन दोनों का तो बता दिया है, तो इसका राइट आंसर बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 देखिएगा, निम्नांकित में से थॉर्नडाइक के अनुसार अधिगम का प्राथमिक नियम। और देखिएगा ये एग्जामिनर भी ऐसे ही करते हैं, जैसे मुख्य नियम को ये प्राथमिक नियम कहते हैं, हालांकि ये चीज आप भी जानते होंगे, जिन्हें प्राइमरी नियम कह दीजिएगा या मुख्य नियम, वो एक ही बात होती है, ठीक है। तो प्राइमरी हो जाएगा इसमें से अभ्यास का, बाकी सादृश्य, आत्मीकरण और मनोवृत्ति ये सेकेंडरी होते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, जिन प्रतिक्रियाओं को सीखने के उपरांत आपको संतुष्टि प्राप्त होती है उन्हें सीख लिया जाता है, ये क्या कहलाता है, ये प्रभाव का नियम है। इसके उपनियम चलते हैं दो, संतुष्टि असंतुष्टि, ये सेटिस्फाई होंगे और एक में आप सेटिस्फाई नहीं होंगे। सेटिस्फाई होंगे उन क्रियाओं को आप दोहराते हैं, ठीक है, और जो जिससे आप सेटिस्फाई नहीं होते तो उससे दूरी बना लेंगे या उसे क्रिया को नहीं दोहराएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार होता है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 है, एक अध्यापक विद्यार्थी को प्रकरण पढ़ाना चाहता है, पढ़ाने से पहले विद्यार्थी को मानसिक रूप से तैयार करता है या करने का प्रयास कर रहा है, तो ये कौन सा नियम का उपयोग कर रहा है। जब भी वो तैयार करे, आप तो ध्यान रखिए कि वो रेडीनेस की बात कर रहा है, रेडीनेस मतलब तैयार करने के लिए तत्परता की बात कर रहा है, ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, पुनर्बलन संबंध मजबूती शक्ति को बढ़ा देता है, जबकि दंड संबंध की शक्ति को कुछ भी नहीं करता है। अधिगम का यह नियम किससे संबंधित है, तो कहीं ना कहीं ये संशोधित प्रभाव का नियम है। एक्चुअल में क्या है कि ये क्वेश्चन है 2022 में पूछा गया था, अब तक ऐसा क्वेश्चन नहीं बना है, लेकिन फिर भी जब ये पूछा गया था तो इसका राइट आंसर माना था आपका संशोधित प्रभाव का नियम, वो ये थॉर्नडाइक से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर इसका ये सही हो जाएगा। अब एक बार कंफर्म कर लेना, क्योंकि हम जब प्रभाव का नियम पढ़ते हैं तो उसमें ऐसे नहीं पढ़ते कि ये संशोधित प्रभाव का नियम है या नहीं है, तो हम ओवरऑल ये कहते हैं कि थॉर्नडाइक के मुख्य नियम में आते हैं प्रभाव का, तत्परता का और अभ्यास का, ये तीन ही आते हैं, ठीक है। एक बार कंफर्म कर लेना, आपके पास जो भी बुक है ऑथेंटिक, उससे ऑथेंटिक में से जिस भी टीचर की पढ़ रहे हैं कि ये किससे संबंधित है, ठीक है। हालांकि अगर डायरेक्टली पूछे तो प्रभाव का, तो फिर थॉर्नडाइक से ही संबंधित होता है, लेकिन फिर भी एक बार कंफर्म कर लेना कि संशोधित का प्रभाव नियम है, ये किसी और मनोविज्ञान से तो नहीं संबंधित है। नेक्स्ट देखिएगा, कक्षा में अधिगम पर विशेष निहितार्थ करने वाला थॉर्नडाइक का कौन सा योगदान रहा था, यानी कक्षा में अधिगम पर विशेष निहितार्थ करने का या करने वाला थॉर्नडाइक का कौन सा योगदान था, तो वो हो जाएगा प्रभाव का नियम। निहितार्थ यानी इम्प्लीकेशन बोलते हैं शायद इंग्लिश में से निहितार्थ को, तो वो सही है, प्रभाव का नियम हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा नियम है वो थॉर्नडाइक के द्वारा नहीं दिया गया था, अभ्यास का दिया गया था, प्रभाव का दिया गया था, तैयारी का दिया, लेकिन प्रतिक्रिया का नहीं दिया गया था, तो ऑप्शन नंबर इसका अच्छा सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, इनमें से थॉर्नडाइक के सीखने के नियमों का हिस्सा नहीं है, तत्परता का है, अभ्यास का है, प्रभाव का, लेकिन साचार का नियम नहीं है। अब एक्चुअल में होगा क्या, साचार का नियम है, फिर हम इसे कनेक्ट करेंगे उससे पावलर से, क्योंकि वहां पे एसोसिएशन की बात की थी उसने, ठीक है। अब आप एक और कह सकते हैं कि एक्चुअल में क्या थॉर्नडाइक ने भी तो साचार की बात की है, अगर इसके सिद्धांत को पढ़ेंगे तो गॉड नियम में आता है साचार। एक बार मैं आपको दिखाई दूं जिससे आसानी होगी, देखो मैं आपको दिखाना चाहूंगा, अभी हमने देखा था, कहाँ पे देखा था, यहाँ पर देखना, साचार परिवर्तन का नियम, समझ रहे हो ना बात को, कंफ्यूजन नहीं होना है। देखो मुख्यतः अगर साचार की बात की जाती है तो हम पावलर के पास जाएंगे,
अगर हमें गॉड नेम में पूछे तो फिर कहीं पर ऑप्शन आ जाए कि साचार परिवर्तन का नियम किसने दिया, तब थॉर्नडाइक पे जाना है। तो देख लीजिएगा, क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा, कंफ्यूजन नहीं होना है आपको, ठीक है, ये वाला, ठीक है, साचार का नियम। तो ये फिर हम समझेंगे किससे, ये पावलर से ही पूछा है, यानी पावलर से संबंधित है, ऐसे कह सकते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 61 कि अभ्यास से मनुष्य परिपूर्ण बनता है, कड़ी मेहनत करो और कोशिश करो, फिर कोशिश करो कि आदर्श वाक्य विद्यार्थी को याद रखने चाहिए। सीखने का कौन सा सिद्धांत इन आदर्श वाक्यों का समर्थन करता है? तो वही है, कोशिश करते रहो फिर सीखो, कोशिश करो, सिंपल सा है, प्रयत्न एवं त्रुटि कह सकते हैं, या ट्रायल एवं एरर बोलते हैं। ये थॉर्नडाइक का आपका नियम से संबंधित है, यानी कह सकते हैं उसके सिद्धांत का एक उपनियम है। उपनियम मीन्स ये है कि उसके सिद्धांत को इस नाम से भी जाना जाता है, किसके, प्रयत्न एवं त्रुटि के नाम से। तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। आगे कंडीशन द्वारा सीखना, तो ये आपके फाउलर से है। अंतदृष्टि द्वारा सीखना, ये आपके गेस्टोलवादी से है। अवलोकन अनुकरण के द्वारा सीखना, ये आपके बांडुरा से संबंधित है। ये लाइब्रेरियन 2025 में पूछा है, और ये रीट की परीक्षा, वो सॉरी रीट मेंस की परीक्षा यही बोर्ड कराएगा, तो निश्चित तौर से कॉपी कर सकता है इस क्वेश्चन को। इसके अलावा ये अधिगम के मुख्य नियम, तत्परता क्या चीज होती है, ठीक है, इसके उदाहरण दे रखे हैं। देखो एक्चुअल में क्या कहते हैं, ये तो एक घोड़े का तालाब तक तो होता है, एक एग्जाम्पल और दे रखा तत्परता का। कक्षा में एक शिक्षक छात्रों से प्रश्न पूछ तो सकता है, किंतु उसका उत्तर देने के लिए उसे मजबूर नहीं कर सकता। ये भी एग्जाम्पल तत्परता में आ जाएगा। अभ्यास के ये दे रखा है, अभ्यास का नियम जो मुख्य नियम में आता है, और अभ्यास के नियम में आता है उपयोग का, एक अनुपयोग का। उपयोग का मतलब होता है सीखे गए संप्रदाय को बार बार अभ्यास में उपयोग करने से वह स्थायी बन जाती है। और अनुपयोग का मतलब ये होता है कि किसी पाठ या विषय यदि हमें दोहराना या अभ्यास बंद कर देते हैं तो धीरे धीरे विस्मृति यानी उसे भूल जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा प्रभाव का। प्रभाव के देख लेना, इसमें यानी संतोष असंतोष का नियम भी कहते हैं, इसमें ध्यान रखना। संतोष असंतोष आता है वो प्रभाव के नियम में आता है। उदाहरण हो जाए कक्षा में देखते ही देखने में आता है कि किसी विषय को जब हम शिक्षक पढ़ाता है तो छात्र वह समझ में आता है तो वह अभिप्रेरित होकर यानी मोटिवेट होकर पढ़ता है, क्योंकि वह सीखी गई विषय वस्तु का प्रभाव संतोषजनक होने के कारण। तो इसका एक एग्जाम्पल है। अब देखिएगा, मैं ये क्वेश्चन कह रहा ना कि ये देख लेना एक बार ऑथेंटिक, हालांकि यहाँ पे दे रखा है कि आगे चलकर थॉर्नडाइक ने प्रभाव अभ्यास के नियम को संशोधित स्वरूप प्रस्तुत किया था। संशोधित अभ्यास में आंख की पट्टी बांध कर किए गए प्रयोग द्वारा यह निर्णय पर पहुंचे कि प्रशंसा और प्रोत्साहन के कह सकते हैं कि बिना अभ्यास सार्थक नहीं है। वही संशोधित प्रभाव में उन्होंने बताया कि पुनर्वलन, पुरस्कार, प्रशंसा अधिगम में वृद्धि करते हैं, किंतु दंड से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसका मतलब जो संशोधित एक क्वेश्चन था अभी हमने किया था, कौन सा वाला, ये वाला, कहाँ पे, ये रहा। तो फिर ये थॉर्नडाइक से ही संबंधित है, ठीक है, क्योंकि इसमें बताया गया है। हालांकि एक्चुअल में क्या गई, इससे पढ़ने से यही फायदा है कि जो क्वेश्चन पूछे गए अभी वर्तमान में तो उनकी है एक्सप्लेनेशन दे रखे हैं, तो निश्चित तौर से ये थॉर्नडाइक से ही संबंधित हो जाएगा ये क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिएगा, एक क्वेश्चन ये पूछा गया है कि अधिगम का वह गॉड नियम जिसके आधार पर अभ्यास का नियम कहलाता है, ये आपके बहु अनुक्रिया का नियम कहलाता है, और ये आपके शायद मेरे हिसाब से फर्स्ट ग्रेड में पूछा है। अब प्रीवियस के फर्स्ट ग्रेड के दिशा में अगर दिशा बुक हो तो उसमें देखना, उसमें मिल जाएगा ये क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिएगा, और 63 नंबर है कि विद्यार्थी का मन थका हुआ है तो सीखने का वातावरण उपयुक्त होते हुए नहीं सीख सकता। यह कथन थॉर्नडाइक द्वारा बताई गई गॉड नियम को संदर्भित करता है, यानी गॉड नियम 5 थे, तो बताइए वो किससे संबंधित है? तो मानसिक विन्यास का नियम कहते हैं इसे। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। ये गॉड नियम है, जैसे बहु अनुक्रिया का नियम है, ठीक है। इसके उदाहरण डायरेक्टली देख लीजिए। पिंजरा खोलने की प्रक्रिया में बिल्ली ने एक से अधिक अनुक्रियाएं, अंततः वो सफलता से पिंजरे को खोल देती है, तो ये बहु अनुक्रिया का नियम है। सेकंड आता है मनोवृत्ति का, जिसे आप मेंटल एटीट्यूड बोलते हैं। इसकी अगर हम बात करें अधिगम प्रक्रिया के लिए आवश्यक व्यक्ति की मनोवृत्ति नियम की मानसिक स्थिति को सीखने के अनुकूल बनाती है, ठीक है। और इसमें एग्जाम्पल आते हैं, जैसे एक परीक्षार्थी जब वो स्वयं की किसी मनोदशा न रखे कि उसे आगामी परीक्षा में सफल होना है तो वो सफल नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल हो जाएगा। आंशिक क्रिया का नियम है, इसे पार्शियल एक्टिविटी बोलते हैं। ये अधिगम प्रक्रिया के दौरान व्यक्ति संपूर्ण स्थिति नहीं बल्कि उसमें एक अंश अथवा पक्ष में प्रति अनुक्रिया करता है। इस प्रकार कार्य को विभाजित कर अधिगम प्रक्रिया को संपन्न करता है। इसके उदाहरण आती है, किसी विषय की पढ़ाई के दौरान छात्र अपनी विषय वस्तु को छोटे छोटे खंडों में विभाजित करके पढ़ते हैं तो वो आसानी से समझ में आ जाती है। और भी देख लीजिएगा, सादृश्यता का नियम है, ये पूछा जाता है एनालॉजी, यानी आपने पढ़ी होगी रीजनिंग, उसमें एनालॉजी होती है ना, समानार्थी शब्द देखे जाते थे या संबंध बता देते कि जैसे रुपया है ये भारत से संबंधित है और ये टका है वो किस देश से संबंधित है। इस प्रकार समानार्थी आप एनालॉजी रीजनिंग में पढ़ते थे, वही है ये। इसे देखो, नवीन परिस्थिति में अनुक्रिया के समय व्यक्ति समान परिस्थिति में की गई अनुक्रिया के आधार पर समान अनुक्रिया करता है।
तो इसे ही सीखने का आदर्श सादृश्य नियम कहते हैं। यानी कह सकते हैं पूर्व में जो भी ज्ञान आपने अनुभव अर्जित किया वो नवीन परिस्थिति में भी उपयोग करेंगे या बल देंगे उस पर, तो उसे ही आत्मीकरण का नियम भी कहते हैं। तो सिंपल सा है कि जैसे कि आपने कोई चीज सोल्व की या मैथ का ही क्वेश्चन किया, उसी टाइप का एग्जाम में आ जाएगा तो उसे आप सोल्व कर देते हैं, यानी आपने पूर्व में सीखा है। तो कहीं ना कहीं वही संबंध है सादृश्य अनुक्रिया का नियम, इसे आत्मीकरण का नियम कह रहे हैं, या कह सकते हैं पूर्व ज्ञान पर आधारित है ये नियम। ठीक है, और इसका एग्जाम्पल होगा जब कोई बालक है मोटरसाइकिल चलाना सीखते हैं तो उससे पूर्व है वह साइकिल चलाने का अनुभव संतुलन बनाने आदि में सहायक होता है। तो ये भी बात सही है। नेक्स्ट देखिएगा, एक है साचार परिवर्तन का नियम, जिसे एसोसिएट शिफ्टिंग कहते हैं। इसमें क्या होता है, किसी भी नवीन ज्ञान के अर्जन में यदि व्यक्ति की समझ पूर्ववत परिस्थिति उत्पन्न कर दी जाए तो व्यक्ति है अनुसार अनुक्रिया करेगा। पूर्व व नवीन परिस्थितियों में सहचारी समानता स्थापित करना ही साचार परिवर्तन है। पावलर के सिद्धांत के समानांतर है। समझ गए ना। थॉर्नडाइक ने भी आपकी साचार की बात की है और आपके थॉर्नडाइक ने भी की है। थॉर्नडाइक ने गॉड नेम में की है और पावलर ने डायरेक्टली अपने सिद्धांत में बात कही है। तो देखिएगा, अगर एक्चुअल में देखा जाए, क्या देखा जाए कि इसमें अंतर क्या है। सादृश्यता का मतलब यही है कि पूर्व में कोई आपने कोई ज्ञान सीख रखा है और आप नवीन परिस्थिति में उसका आप उसी आधार पर प्रयोग कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उसे भी तो सीखने का सादृश्य नियम कह रहे हैं। इसमें ये कह रहा है कि यह भी तो यही कह रहा है ना कि जो भी किसी नवीन ज्ञान के अर्जन में यदि व्यक्ति के समझ पूर्ववत परिस्थिति उत्पन्न हो जाए तो व्यक्ति है पूर्वानुसार अनुक्रिया करेगा और पूर्व और नवीन परिस्थिति में सहचारी समानता स्थापित करेगा। तो देख लेना आप, ठीक। ये है थॉर्नडाइक से संबंधित, इसने जैसे मछली पर भी प्रयोग किए थे, तो उस हिसाब से इसमें देख लेना आप अपने हिसाब से। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा जो 64 है। एक शिक्षक अपनी कक्षा में थॉर्नडाइक के सिद्धांत को लागू करने जा रहा है तो निम्नलिखित में से शिक्षक को क्या लागू नहीं करना चाहिए। अगर आप सभी ऑप्शनों को पढ़ेंगे तो ये खोज विधि है ना, तो ये संज्ञानवादियों से संबंधित है, शायद जेन और ब्रूनर से। तो जबकि आप इस सेंस में पहुंच सकते हैं कैसे, सभी ऑप्शनों को पढ़ेंगे ना तो खोज विधि है वो आपके संज्ञानवादियों से संबंधित है, यानी जो आपके दिमाग की बात करते हैं, तर्क वितर्क की बात करते हैं। और जबकि थॉर्नडाइक करता है रटने की बात। हालांकि अगर आप इन सभी को देखेंगे, जैसे तैयारी के लिए तैयार करना बच्चों को, तो ये तैयारी का जो तत्परता है ना उससे संबंधित हो जाएगा ये वाला, खत्म। ठीक है, आप अगर इस सेंस में जाएं कि कौन सा ऑप्शन किससे संबंधित, उचित अभ्यास और ड्रिल, वही अभ्यास और यानी वो ट्रायल एवं एरर थ्योरी बोलते हैं ना, उसका एग्जाम्पल हो जाएगा ये। जहाँ तक हो शिक्षक को पुरस्कार का उपयोग सही रूप में करने की कोशिश करनी चाहिए। हालांकि पुरस्कार की बात तो आपका वो करता है स्किनर, लेकिन इसके थॉर्नडाइक के में ये बात कही जाती है। तो इस वजह से हम ये कहेंगे ये सभी संबंधित है व्यवहारवादियों से, ये वाला कथन, ये वाला और ये वाला। ये व्यवहारवादी मतलब थॉर्नडाइक से, और बाकी ये संबंधित नहीं था। तो इस वजह से भी आप सेंस में जा सकते हैं, अदरवाइज है आपको से देख सकते हैं। ठीक है, ये दे रखा है और क्या दे रखा है इसमें तो आप देख लेना। देखो ये कह रहा है कि थॉर्नडाइक कि यह विधि उचित पुरस्कार उद्दीपन की बात करती है। तो मैं जो बता रहा था वो सही बात थी। बिल्ली भूखी है उस पर प्रयोग किए थे। शैक्षणिक महत्व क्या होता है थॉर्नडाइक का, कि बालक को सुधार को प्रोत्साहित करना चाहिए। अभ्यास प्रयत्न एवं अभ्यास से संबंधित बात करनी चाहिए। और सीखने की यांत्रिक विधि प्रयास एवं त्रुटि है। ठीक है, ये रटने की बात करती है। नेक्स्ट देखिएगा स्किनर। अब तक हमने देखा था थॉर्नडाइक से संबंधित क्वेश्चन, अब है अधिगम में आता है स्किनर। अब स्किनर से किस प्रकार के क्वेश्चन बने हैं वो देख लीजिएगा। जैसे थॉर्नडाइक द्वारा दिए गए 3 मुख्य नियमों में से कौन सा नियम स्किनर द्वारा क्रिया प्रसूत अनुबंध को बड़ी भांति परिभाषित करता है, तो वो है संतोष का नियम। एक्चुअली में क्या संतोष असंतोष का नियम है, ये आपके प्रभाव के नियम में आते हैं। तो आपको प्रभाव का नियम भी देता ना तो फिर हम उस पर जाते, ये ध्यान रखना है। हालांकि अगर डायरेक्टली संतोष कह रहा है तो फिर निश्चित तौर से हम जाएंगे इसी पर। ठीक है, और ये आपके शायद फर्स्ट ग्रेड में पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिएगा कि पारितोषिक तथा दंड के माध्यम से सीखना अधिगम के किस सिद्धांत से संबंधित है। पारितोषिक और दंड की बात की जाती है तो वो क्रिया प्रसूत अनुबंधन यानी ऑपरेंट कंडीशन थ्योरी है, ये स्किनर से संबंधित है। L1 2021 में पूछा, फिर इसे रिपीट करके 2022 में पूछ लिया। नेक्स्ट देखिएगा, तो बाकी की बात करें ये और सिद्धांत जैसे सामाजिक सीखना है, ये बांडुरा, शास्त्रीय अनुबंधन पावलर, संज्ञानात्मक सिद्धांत ये 3 प्याजे थे। नेक्स्ट देखिए, B.F. स्किनर ने अधिगम की व्याख्या करने के लिए मानवीय व्यवहार तथा उद्दीपकों के बीच बल दिया है। किसके बीच दिया है, वो दिया है कार्यात्मक विश्लेषण को। अब इसकी इंग्लिश नहीं दे रखी यहाँ पे, थोड़ा बहुत क्या होता है इंग्लिश से हिंट मिलती है, साथ ही साथ आप उन शब्दों को याद रख लेंगे ना तो एग्जाम में सीधे ही मिलते हैं वो ऑप्शन में, तो उसे कनेक्ट कर पाते हैं कि ये थ्योरी है, इससे संबंधित पूछी जा रही है। ठीक है, तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर कह सकते हैं ये सही हो जाएगा। 68 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा इंस्ट्रूमेंटल कंडीशन की बात करता है। जब भी इंस्ट्रूमेंटल कंडीशन की बात आती है तो उसमें आपका स्किनर ही नाम आएगा, B.F. स्किनर। ठीक है, यहाँ पे पाउडर भी दे रखा है, लेकिन पाउडर के लिए यहाँ पे क्लासिकल शब्द आता आगे की तरफ, समझ रहे हो ना, जिसे शास्त्रीय अनुबंधन कहते हैं।
तो यहाँ पे आ रहा है इंस्ट्रूमेंटल, तो वो फिर बीएफ स्किनर से संबंधित होता है। नेक्स्ट देखिएगा, देखिएगा यहाँ पे कुछ पॉइंट दे रखा है जो शुरुआत का क्वेश्चन था उसके बारे में। जैसे थॉर्नडाइक के अनुसार यदि किसी अनुक्रिया के परिणाम संतोषजनक होते हैं तो उसकी जो अनुक्रिया है वो पुनरावृत्ति होती रहती है, यदि असंतोषजनक होगी तो पुनरावृत्ति नहीं होगी। थॉर्नडाइक ने इसी प्रयोग में ऐच्छिक व्यवहार का अध्ययन किया था और आगे चलकर इस क्षेत्र में बीएफ स्किनर ने क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत दिया और सक्रियात्मक अनुबंधन जिसे कहते हैं आप ऑपरेट कंडीशन लर्निंग कहते हैं, अधिगम का वह प्रकार है। अधिगम कहता सीखने में सक्रिय भूमिका निभाता है। यह अनुक्रिया की केंद्रीय भूमिका रहती है, जिसे टाइप आर कहते हैं। ये कार्यात्मक विश्लेषण होता है। ये भी बन चुका है कार्यात्मक विश्लेषण से संबंधित क्वेश्चन, और टाइप आर कहते हैं इसे किसको, स्किनर के सिद्धांत को। और ये संतोषजनक थॉर्नडाइक के जो प्रभाव कार्य में उससे संबंधित है, ठीक है। और ये क्या है, थॉर्नडाइक ने किस पर प्रयोग किए थे, ऐच्छिक व्यवहार पर, ये ध्यान रखना है। ये भी क्वेश्चन बन चुका है। नेक्स्ट देखिएगा, अब इसने चूहे पर प्रयोग किए थे, किसने, स्किनर ने, तो ये भी चीज ध्यान रखना है। और थॉर्नडाइक ने बिल्ली पर और पावलर ने कुत्ते पर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, स्किनर के अनुसार है जैसे अधिगम क्रमिक होता है, प्रयासों से बढ़ता है, पुनर्बलन की अनुक्रिया को भी शक्तिशाली मानता है, कौन, स्किनर। नेक्स्ट देखिएगा कि बच्चे हैं टीवी, रेडियो, मोबाइल, कैमरा आदि चलाना किस अधिगम के आधार पर सीखते हैं, तो वो क्रिया प्रसूत अनुबंधन के आधार पर सीखते हैं, जिसे ऑपरेंट कंडीशन थ्योरी बोलते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका भी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, एक्चुअल में क्या है कि जो जैसे रिमोट वगैरह से चलाना सीखते हैं तो वो कैसे सीखते हैं, क्रिया प्रसूत अनुबंधन में सीखना अनुक्रिया के परिणाम पर आधारित होता है। इस अधिगम को नैमित्तिक अधिगम या साधनात्मक अधिगम भी कहते हैं, क्योंकि चूहे के प्रयोग में लीवर दबाने की अनुक्रिया भोजन प्राप्त का एक निमित्त साधन था। अब एक्चुअल में क्या है कि जो भी रोबोट वाला एग्जाम्पल था, या इसमें जो चूहे पर प्रयोग किए थे उसे लीवर के दबाने से उसे वजन प्राप्त हो जाता, ये सभी चीजें प्रोसेस है ना, वो निमित्त कह सकते हैं या इसे साधन कह सकते हैं, या इसे हम नैमित्तिक अधिगम कह सकते हैं या साधनात्मक अधिगम कह सकते हैं। आगे ये और पढ़ना चाहो तो देख लीजिएगा। नेक्स्ट देखिएगा 70 नंबर क्वेश्चन, कोई भी ऐसी घटना या उद्दीपक जो किसी वांछित अनुक्रिया को घटित होने की संभावना को बढ़ाता है कहलाता है, उसे हम बोलते हैं पुनर्बनान। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत परिणामों से सीखने से संबंधित है, वो ये क्रिया प्रसूत अनुबंधन यानी जिसे ऑपरेंट कंडीशन थ्योरी बोलते हैं। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, कार्यात्मक प्रतिबद्धता सिद्धांत में मुख्य कारक निम्न में से कौन सा था, वो था पुनर्बलन। अब देख लीजिए, कार्यात्मक प्रतिबद्धता, ये क्वेश्चन तीसरी बार पूछा है, ये ध्यान रखना, यहाँ पे पूछ लिया, ठीक है। और ये एक आगे की तरफ और पूछा, 2 जगह पूछ लिया। नेक्स्ट देखिएगा कि प्राणी के वांछित व्यवहारों के लिए पुनर्बलन महत्वपूर्ण है, यह निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक से संबंधित है। जब भी प्राणी के वांछित व्यवहार की बात आएगी वहां पे बीएफ स्किनर संबंधित होगा, साथ ही साथ यहाँ पर पुनर्बलन की बात हो रही है, सबसे इंपॉर्टेंट ये, ठीक है। नेक्स्ट है कि अभिप्रेरणा के व्यवहारवादी अधिगम सिद्धांतों के अनुसार व्यवहार को आकार देने के प्रमुख कारक कौन सा है, तो वो है पुनर्बलन। नेक्स्ट देखिएगा कि बीएफ स्किनर ने अधिगम सिद्धांत मुख्यतः प्रयोगशाला प्रयोग पर आधारित था, जबकि हल्का सिद्धांत किस पर आधारित था। बीएफ स्किनर का किस पर था, अधिगम का सिद्धांत मुख्यतः प्रयोगशाला पर आधारित था, और जो आपका क्लार्क हल्का सिद्धांत था वो गणितीय गणनाओं पर आधारित था। और क्लार्क ने ही ड्राइव रिडक्शन थ्योरी दी थी, जिसे चालक न्यूनता का सिद्धांत भी बोलते हैं, या गणितीय गणनाओं से संबंधित इन्होंने सिद्धांत दिया था। यह 2018 संस्कृत डिपार्टमेंट में पूछा गया था, 2nd ग्रेड में। अब देखो पुनर्बलन क्या चीज होती है, आप देख लेना इसे पढ़ के, ठीक है। पुनर्बलन की निम्नलिखित अनुक्रियाओं निम्नलिखित विशेषताओं, ये विशेषता अनुक्रिया की दिशा तथा मजबूती को प्रभावित करती है। अब देख लीजिए, जैसे पुनर्बलन के प्रकार हो गए, पुनर्बलन की संख्या, पुनर्बलन की अनुसूची, पुनर्बलन की गुणवत्ता, पुनर्बलन की आवृत्ति। अब ये कह रहा पुनर्बलन के प्रकार बताइएगा, तो ये धनात्मक भी हो सकते हैं, ऋणात्मक भी हो सकते हैं, प्राथमिक हो सकते हैं, द्वितीयक हो सकते हैं, तो ये सभी हो जाएगा। अब देखिएगा ऋणात्मक और धनात्मक के एग्जाम्पल आगे, और जो प्राथमिक और द्वितीयक होते हैं उसका ये क्वेश्चन ये बन चुका है। कैसे, ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मनोवैज्ञानिक का द्वितीय प्रबलक उदाहरण नहीं है, यानी जो है ना ये वाला द्वितीयक पुनर्बलक। तो एक्चुअल में क्या है कि द्वितीयक के एग्जाम्पल आपको याद रखनी है, वो प्राथमिक के। प्राथमिक में आते हैं जैव की चीज, जैसे भूख प्यास से संबंधित, जैसे भोजन करना, बिस्कुट, अन्य चीजें आ जाएंगी, वो चीजें भोजन से संबंधित होंगी। बाकी जैसे प्रशंसा करना, ग्रेड, पैसा, ये सभी द्वितीयक में चले जाएंगे। हमें क्वेश्चन ध्यान रखना, ये पूछा था कि द्वितीयक इसमें से कौन सा नहीं है, तब हम भोजन पे गए थे, भोजन होता है प्राथमिक, पुनर्बलक ऐसे कह सकते हैं।
ये हरियाणा टेट में क्वेश्चन शुरुआत में पूछा गया था और उसके बाद ये अन्य परीक्षाओं में पूछने लगे हैं। ठीक है, जैसे लाइब्रेरी ने 2025 में पूछा है। जैसे धनात्मक पुनर्बलक होता है वो क्या चीज होता है, जिससे हमें परिणाम में सुखद होता है, वो अनुक्रिया को दृढ़ करते हैं और बनाए रखते हैं। और ऋणात्मक वो होता है कि जिससे अप्रिय दुख पीड़ादायी होते हैं, तो उससे क्या होता है, पलायन होता है, पर्याय की अनुक्रिया सिखाते हैं, यानी हमें उससे दूर होने लगते हैं। प्राथमिक पुनर्बलक वे होते हैं जो जैविक रूप से महत्वपूर्ण होते हैं, जैसे भोजन, पानी। और द्वितीय पुनर्बलक वे होते हैं जो जिन्हें प्राणी के अनुभव के आधार पर या कारण से होते हैं, जैसे धन, प्रशंसा, और क्या हो सकते हैं, ग्रेड, पैसा, प्रशंसा, ये सभी आ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, सत्य का दंड चाटिएगा इसमें से। जैसे दंड का उपयोग अनुक्रिया को कम करता है या दबाता है, ये बात सही है। ऋणात्मक पुनर्बलक पलायन की अनुक्रिया की संभावना को बढ़ाता है, ये भी बात सही। दोनों ही कथन सही है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, इसमें पूछा गया है कि सकारात्मक दंड कांड में से कौन सा उदाहरण होगा, मित्रों के द्वारा उपहास उड़ाना, ये आपके L1 2011 में पूछा था। नकारात्मक पुनर्बलन होगा वो होगा वांछित व्यवहार को बढ़ाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, ये किस में पूछा है, सेकंड ग्रेड 2015 में पूछा है। नेक्स्ट देखिएगा, अब देखिएगा, जैसे नकारात्मक पुनर्बलन को दंड समझ लिया जाता है, जबकि वास्तव में ऐसा नहीं है। दंड के उपयोग में अनुक्रिया की संभावना सदैव कम होती है, चाहे वो धनात्मक हो या ऋणात्मक। दंड अनुक्रिया को दबाता है, जबकि जो पुनर्बलन होता है वो अनुक्रिया की संभावना को सदैव बढ़ाता है, चाहे वो धनात्मक हो या ऋणात्मक हो। ठीक है, तो इसकी वजह से आप ये सोच रहे होंगे नकारात्मक पुनर्बलन कैसे वांछित व्यवहार को बढ़ाता है, उसका रीजन ये दे रखा है। सकारात्मक उद्दीपक दिया जाए और या नकारात्मक उद्दीपक दिया जाए, तो सबलीकरण और दंड से किस प्रकार ये व्यवहार होंगे, तो वो आप इसमें देख सकते हैं। ठीक है, जैसे इसमें एग्जाम्पल अन्य दे रखे हैं, जैसे गलती करने पर बच्चे को पीट देना ताकि वह अवांछनीय व्यवहार की कमी आ सके, तो ये सकारात्मक दंड का उदाहरण हो जाएगा। बच्चे को बाहर नहीं खेलने देना, टीवी नहीं देखने देना ताकि उसकी अवांछनीय व्यवहार में कमी आ जाए, ये आपका एक नकारात्मक दंड हो जाएगा। बच्चे को यह कहना कि होमवर्क कर ले, नहीं पापा से शिकायत की जाएगी, उस डर से होमवर्क कर लेना, ये नकारात्मक पुनर्बलन होगा। बच्चे को यह कहना कि होमवर्क करोगे तो आइसक्रीम मिलेगी, ये सकारात्मक पुनर्बलन होगा। ये एग्जाम्पलों से आसानी से समझ सकते हैं कि इसका आंसर ये वाला क्यों माना गया था। ठीक है, इसके अलावा और भी क्वेश्चन है क्या, देखते हैं। ये कह रहा है क्रिया प्रस्तुत अनुकूलन में प्रयुक्त तंत्र कौन सा है, तो उसे हम बोलते हैं शेपिंग। एक होती है चेनिंग, और शेपिंग की जब भी बात हो ना वो स्किनर से संबंधित होती है, ये चीजें ध्यान रखना है। ठीक है, जैसे शेपिंग किसी को आकृति का रूप देना, वो होता है शेपिंग। चेनिंग होता है वो अंतिम अनुक्रिया की जाती है, उस पर जो पुनर्बलन मिलता है उसे बोलते हैं चेनिंग। तो ये चीजें सब तो आपको ध्यान रखना है। स्कैफोल्डिंग ये जेनर ब्रूनर, या फिर नाम आता है आपका वाइवोस्की, ये उसे समझते हैं। धारण करना ये तो मुझे पता नहीं है, लेकिन उद्भवन है, ये आपके आते हैं, ये स्टेप चलते हैं सृजनात्मक काम, तो उसमें आता है। बाकी जब आएंगे क्वेश्चन तब देख लेंगे, इसका तो राइट आंसर बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। शेपिंग ये है, चेनिंग ये है। अब देख लेना, शेपिंग होती क्या है, एक साधन है जिसके अंतर्गत अपेक्षित व्यवहार के निकट सभी अनुक्रियाओं को पुनर्बलित किया जाता है ताकि वह RS बॉन्ड कैसा हो जाए, मजबूत हो जाए, या प्रगाढ़ अनुबंधन स्थापित हो जाएगा। ये प्रगाढ़ क्या चीज होती है मुझे भी नहीं मालूम है, और मजबूत हो जाता है। ये सिंपल सा लॉजिक है। प्रत्येक अनुक्रिया का मतलब है जब भी आप अच्छा काम करें आपको पुनर्बलन दे, ये तो होता है शेपिंग। चेनिंग का मतलब होता है कि आपको लास्ट अनुक्रिया करेंगे ना उसमें पुनर्बलन मिलेगा। जैसे कि देखो इसमें दे रखा होगा, जैसे कि यह प्रक्रिया जो अनुक्रिया का एक क्रम स्थापित करती है जिसके द्वारा अंतिम अनुक्रिया पर पहुंचकर पुनर्बलन या पुरस्कार दिया जाता है। इसमें एग्जाम्पल दे रखा है, देख लेना। किस प्रकार के पुनर्बलन द्वारा सीखी गई अनुक्रिया अधिक स्थायी होगी, तो हम कहेंगे आंशिक पुनर्बलन द्वारा अगर दिया जाए तो वो एक स्थायी अनुक्रिया होगी। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट देखिए, स्किनर के संक्रिया अनुकूलन सिद्धांत के अंतर्गत किस पुनर्बलन अनुसूची में अधिगमकर्ता को एक निश्चित समय के पश्चात पुनर्बलन प्रदान किया जाता है। जब निश्चित की बात होगी तो निश्चित अंतराल के बाद ही पुनर्बलन दिया जाएगा। ये PTI 2023 में पूछा गया था। नेक्स्ट देखिएगा, देखो सतत पुनर्बलन क्या होता है, जब प्रत्येक वांछित अनुक्रिया के घटित होने पर पुनर्बलन दिया जाए उसे बोलते हैं सतत पुनर्बलन। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, आंशिक का मतलब होता है कि जब वांछित अनुक्रिया पर कभी पुनर्बलन उपलब्ध कराया जाए कभी ना किया जाए, उसे बोलते हैं आंशिक पुनर्बलन। नेक्स्ट देखिएगा कि फिर इसके प्रकार दे रखे हैं, जैसे निश्चित अनुपात में अनुसूची, यानी प्राणी को एक निश्चित अनुपात में पुनर्बलन उपलब्ध किया जाए जैसे प्रत्येक 5 के प्रयास पर। परिवर्तित अनुपात का मतलब होता है वेरिएबल, यानी चेंजिंग होता रहता है। जैसे पुनर्बलन प्रदान करने के लिए किसी भी निश्चित अनुपात का अनुसरण न किया जाए, कभी दूसरे प्रयास में तो कभी 5वें प्रयास में दिया जाए, तो तभी कह रहा है ये वेरिएबल। एक होता है निश्चित समयांतराल अनुसूची, यानी ये फिक्स है कि जैसे कि पुनर्बलन प्रदान करने में निश्चित समय अवधि का अनुसरण किया जाता है, जैसे प्रत्येक 5 मिनट के बाद।
एक होता है पर्वत समयांतर अनुसूची यानी वेरिएबल इंटरवल, और यहाँ पे देखना ये तेरा वेरिएबल रेशो में दिया जाए, और ये किस में दिया जाएगा, इंटरवल में यानी समयांतराल में, यानी पुनर्वलन प्रदान करने में एक निश्चित समय अवधि पर यानी समय अवधि का ध्यान न रखा जाए, पुनर्वलन प्रदान करने में निश्चित समय अवधि का ध्यान न रखा जाए, उसे कहेंगे क्या, परिवर्तित समानांतर अनुसूची। क्वेश्चन नंबर 84 है, क्रिया प्रसूत अनुबंधन में वांछित अनुक्रिया की देरी से पुनर्वलन उपलब्ध कराने पर अनुबंधन होगा या अनुबंधन हो जाता है तो वो निम्न स्तरीय हो जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसके बाद है आपके अधिगम के अन्य व्यवहारवादी आते हैं, जिसमें आपके नाम आते हैं वॉटसन हो गया, जो भी क्वेश्चन आते जाएंगे उन्हें देखते चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 85 देखिए, आप मुझे एक दर्जन स्वस्थ बच्चे दीजिए, मैं उन्हें जैसा चाहूँ वैसा बना सकता हूँ, ये स्टेटमेंट किस मनोवैज्ञानिक का है, तो ये आपके वॉटसन का है, और वॉटसन ने 20वीं शताब्दी को व्यवहारवादी कहा था। नेक्स्ट देखिएगा, वॉटसन के ये सिद्धांत में प्रयोग किए गए हैं, जैसे जहाँ उन्होंने जो प्रयोग किए थे वो जॉन हॉपकिंस विश्वविद्यालय के प्रोफेसर रहे हैं, कौन, जे.बी. वॉटसन, उन्हें व्यवहारवादी के सिद्धांत के कह सकते प्रवर्तन माने जाते हैं। ये स्टेटमेंट इन्हीं से संबंधित है। यानी ये चीज ध्यान रखना क्या कि वॉटसन ने 11 माह के शिशु पर अपने प्रयोग किए, यानी अपने बच्चे पर, इसे लिटिल अल्बर्ट एक्सपेरिमेंट भी कहा गया, तो इसे ध्यान रखना है। ठीक है, इसके अलावा और क्या है, इसने खरगोश यानी एक शिशु जो खरगोश के साथ खेलता था उस पर प्रयोग किए थे। ठीक है, अब इसे पढ़ लेना जी, अनुबंधन के बारे में कहा गया है, इसके बारे में उसमें उद्दीपक का सामान्यीकरण करना ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, उद्दीपक का सामान्यीकरण बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछा है सेकंड ग्रेड में। तो अब इसे पढ़ लेना खुद से, ठीक है, क्योंकि आपने थॉर्नडाइक पढ़ा होगा तो उसमें सभी चीजें इंक्लूड होती हैं। नेक्स्ट देखिए 86 नंबर के अधिगम के गणितीय सिद्धांत के प्रतिपादक कौन माने जाते हैं, क्लार्क हल। अब देखिए क्लार्क हल के जैसे गणितीय सिद्धांत दिया था, इसे ही परिकल्पित निगमन सिद्धांत कहते हैं, या आवश्यकता अवकलन का सिद्धांत कहते हैं, प्रेरणा प्रबलन सिद्धांत इसे ड्राइव रिडक्शन थ्योरी कहते हैं इसे इंग्लिश में, अंतर्नोद न्यूनता का सिद्धांत, जैविकी अनुकूलन का सिद्धांत, उद्देश्य प्रवणता का सिद्धांत। इनके अलावा और भी देख लेते हैं, जैसे कि हल का सिद्धांत इस बात की पुष्टि करता है कि अधिगम का आधार व्यक्ति की आवश्यकता की पूर्ति करता है। ठीक है, और देखिए हल प्रभावशाली व नव व्यवहारवादी थे, और उनका सिद्धांत है वो 16 स्वयं सिद्ध मान्यताओं जिसे पोस्टुलेट्स बोलते हैं पर आधारित था। स्किनर ने हल के सिद्धांत को सबलीकरण का श्रेष्ठतम सिद्धांत कहा है, और यह सिद्धांत सीखने में समस्थिति यानी जो होम्योस्टेसिस आंतरिक शारीरिक संतुलन की भूमिका को रेखांकित करता है। तो ये सभी स्टेटमेंट है, मोस्टली तो नहीं पूछे जाते, फिर भी ये प्रेरणा प्रबलन का सिद्धांत हो गया, और आपकी गणितीय सिद्धांत का पूछ लिया है, अंतर्नोद पूछ लिया है, और ये और तो फिर नहीं बने, ये वाला बना है, कौन सा वाला, कि ये वाला है ना कि इन्होंने 16 स्वयं सिद्ध मान्यताओं को पोस्टुलेट पर आधारित है, ये वाला बन चुका है, और जो सबलीकरण को श्रेष्ठ माना ये स्किनर का स्टेटमेंट पूछ दिया है। इनके अलावा नेक्स्ट देखिएगा, वह व्यवहारवादी सिद्धांत जो अधिगम के लिए प्रथम सफल प्रयास की बात करता है, उनके प्रतिपादक कौन रहे, तो वो एडविन गुथरी रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। गुथरी के बारे में ये नव व्यवहारवादी अमेरिकी मनोवैज्ञानिक रहे थे एडविन गुथरी। पावलर के शास्त्रीय अनुबंधन से आगे बढ़कर अपने विचार सामयिक सामीप्यता जिसे टेम्पोरल कॉन्टिगिटी का प्रतिपादन किया था, और अगर देखें गुथरी के अनुसार उद्दीपक अनुक्रिया का अनुबंधन पुनर्वलन से नहीं अपितु समीपता से स्थापित होता है, ये क्वेश्चन बन चुका है। अपने सिद्धांत के प्रतिपादन के लिए गुथरी ने अपने सहयोगी हार्टन के साथ बिल्ली पर प्रयोग किया था, ये क्वेश्चन तो नहीं पूछा है। यह सिद्धांत सीखने की प्रक्रिया में प्रथम और सफल प्रयास पर बल देता है, ये क्वेश्चन बना लिया है, यानी पूछ लिया बोर्ड के द्वारा। बिल्ली ने बाहर निकलने के लिए हर बार है वही तरीका अपनाया था जिससे वह पहली बार आई थी, यह पहली बार बाहर आई थी, और यह रूढ़िबद्ध व्यवहार है, स्टीरियोटाइप व्यवहार की। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा, जो आपके गेस्टल्टवादी से संबंधित है, ये कॉलर कोपा मैक्स वर्दीमर से संबंधित है, तो इसमें चिंपैंजी यानी वर मानुष बोल सकते हैं, और फिर जो भी क्वेश्चन बने उस आधार पर देख लेंगे, उन पर प्रयोग किए थे उन्हीं आधार पर बने हैं। क्वेश्चन नंबर 88 देखिएगा, समस्या के अचानक समाधान की वकालत करने वाला सिद्धांत का नाम बताइएगा, वो सूझ का सिद्धांत है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, अधिगम के अंतर्दृष्टि सिद्धांत के प्रतिपादक कौन रहे हैं, वो कॉलर रहे हैं। वह सिद्धांत जिसमें किसी समस्या के तात्कालिक समाधान की प्रमुखता दी जाती है, वो भी सूझ का सिद्धांत है। नेक्स्ट देखिएगा, गेस्टल्ट स्कूल के संस्थापक कौन थे, वो वर्दाइमर, ये मैक्स वर्दाइमर थे, इसका नाम पूरा दिया जाता है, तो मैक्स वर्दाइमर, और से संस्थापक पूछे जाते हैं तो कॉलर कोपर नाम होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, और ये रीट लेवल 2 16 अक्टूबर 2021 को पूछा था। नेक्स्ट देखिएगा, अंतर्दृष्टि द्वारा अधिगम के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं, कॉलर।
अगर एक चीज ध्यान रखना, कोहलर, कोप्पा, मैक्स वर्दीमर, इन तीनों के ही नाम आते हैं। और इसमें प्रवर्तक पूछा है तो कोहलर। ये क्वेश्चन सेकंड ग्रेड 2022 संस्कृत डिपार्टमेंट में। और यहाँ देखना, यहाँ क्या पूछा है कि इस गेस्टल स्कूल के संस्थापक कौन है। तो ध्यान रखना, कन्फ्यूजन नहीं होना है। हालांकि जो सिद्धांत दिया गया है तो मैक्स वर्दाइमर का ही नाम आता है, लेकिन इसके सह संस्थापक माने जाते हैं कोहलर, जो प्रवर्तक रहे हैं, वही कोप्पा नाम आता है। तो ये दोनों कन्फ्यूजन करने वाले क्वेश्चन है, लेकिन आप ध्यान रखना है, प्रवर्तक कहे तो कोहलर पे जाना है, और स्कूल के संस्थापक कहे तो फिर आप मैक्स वर्दीमर पे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा जो 93 है। इसमें पूछा है कि सीखने की प्रक्रिया एवं सूझ की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता है वो गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिक के द्वारा निर्धारित नहीं की गई है। अगर आप इनमें सभी ऑप्शनों को ध्यान से देखें, जैसे अधिगम की प्रकृति संज्ञानात्मक होती है, अधिगम प्रक्रिया यंत्रवत होती है, यानी आप रटने की बात कर रहे हैं, और रटने की बात तो थॉर्नडाइक करता है यंत्रवत के थ्रू, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बाकी अधिगम की प्रकृति लगभग स्थायी होती है, सूझ के समस्यात्मक परिस्थिति का होना आवश्यक होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो गया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, सूझ और अंतर्दृष्टि द्वारा अधिगम मनोवैज्ञानिक के किस संप्रदाय की देन है। तो ये गेस्टाल्टवादी की देन है। बाकी बात की जाती है संप्रदाय में, जैसे संज्ञानात्मक विचारधारा से जीन व्याधि संबंधित व्यवहार से वॉटसन हो जाएगा, और थॉर्नडाइक स्किनर ये संबंधित प्रकारवाद से हो जाएंगे जॉन डीवी। नेक्स्ट देखिएगा, अंतर्दृष्टि या सूझ द्वारा सीखना सिद्धांत किससे संबंधित है। अगर इन ऑप्शनों को देखें ना, ये आपका हो जाएगा कोहलर से। कोहलर का चिंपांजी परीक्षण प्रदर्शित करता है, ये सूझ के माध्यम से अधिगम की बात करता है। बाकी एसआर की बात करता है, थॉर्नडाइक अवलोकन की बात करता है, बांडुरा अनुकरण के द्वारा सीखना, ये भी फिर थॉर्नडाइक सॉरी बांडुरा में ही दोनों को ले लेंगे। परीक्षण या अनुकरण के द्वारा सीखना, ही दोनों ही कहीं ना कहीं आपने ये परीक्षण के द्वारा या अवलोकन के द्वारा, ये आपके बांडुरा से संबंधित है। नेक्स्ट देखिएगा, समग्रता का सिद्धांत यानी गेस्टाल्ट थ्योरी के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं, जिसमें मैक्स वर्दीमर अन्य आ गए। अगर आप पीछे की साइड चले तो इस क्वेश्चन को देखना ध्यान से, समग्रता का सिद्धांत है ये गेस्टाल्ट थ्योरी के प्रवर्तक कौन है। अब इसे देखना कि अंतर्दृष्टि द्वारा अधिगम के प्रवर्तक कौन है, कोहलर। अब इसे देखना कि क्या कह रहा है कि गेस्टाल्ट स्कूल के संस्थापक कौन है, मैक्स वर्दीमर। तो थोड़ा कन्फ्यूजन नहीं होना, ये तीनों क्वेश्चन अलग अलग टाइप से पूछे हैं। तो स्कूल पूछे तो कोहलर सॉरी मैक्स वर्दीमर पे जाना है। अगर अंतर्दृष्टि द्वारा अधिगम के प्रवर्तक पूछे तो कोहलर पे जाना है। और अगर आपसे समग्रता का सिद्धांत पूछे तब भी आप मैक्स वर्दीमर अन्य का मतलब उससे संस्थापक रहे थे, जैसे कोहलर, कोप्पा। तो इस वजह से ये 2011 में पूछा सेकंड ग्रेड में। इसके अलावा और क्वेश्चन है क्या, 98 देखिए, सृजनात्मक प्रक्रिया में यूरेका क्षण किस अवस्था को कहा जाता है। वो कहा जाता है प्रबोधन की अवस्था को। यहाँ पे इंग्लिश तो दे नहीं रखी है, अब देख लेना आप अपने हिसाब से। ये L2 2024 में पूछा था। ये स्टेप होते हैं, जैसे प्रबोधन की अवस्था, जैसे आपने पढ़े होंगे ये, अब मुझे अब ध्यान तो नहीं आ रहा है। ये चार स्टेप होते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक अंतर्दृष्टि अधिगम का निर्धारक नहीं है इनमें से। तो वो हो जाएगा आत्मसंप्रत्यय। बाकी अंतर्दृष्टि बुद्धि से संबंधित हो जाएगी, आपके प्रारंभ के अभ्यास से संबंधित हो जाएगी, आपके अनुभव से। जो नहीं होगा वो होगा आत्मसंप्रत्यय। अब इसमें देखिएगा मैक्स सॉरी जो गेस्टाल्टवादी है उनसे संबंधित सभी जानकारियां दे रखी हैं, जैसे कि जो गेस्टाल्टवाद है समग्रवाद है, इसका संबंध है आपके सूझ के सिद्धांत से। अंतर्दृष्टि का प्रवर्तक जर्मन मनोवैज्ञानिक रहे थे वोल्फगैंग कोहलर ने दिया। गेस्टाल्ट जर्मन भाषा का है, इसका अर्थ होता है पूर्ण रूप से। वर्दीमर ने इसे EHI इसे फाई कहे का प्रत्यय दिया था। अब मुझे सेंस तो पता नहीं है ये किसके संदर्भ में उपयोग किया जाता है, लेकिन ये इसे फी कह सकते हैं या फाई, कुछ भी नाम दीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा होल इज ग्रेटर देन पार्ट, यानी आप पूर्ण से अंश की ओर बात करते हैं। उदाहरण दे रखे हैं कि जैसे शादी में लगी हुई सजावटी लाइट जब जलती है तब हमें प्रकाश की एक रेखा चलती हुई नजर आती है, और न कि एक लाइट चलती हुई यह बुझती है। कोहलर ने केनारी द्वीप या केनरी द्वीप बोल सकते हैं गेस्टाल्टवादी अधिगम के संबंध में वन मानस पर प्रयोग किए थे। यह प्रयोग अपनी पुस्तक द मेंटली ऑफ एप्स में उल्लेखित किया है। किसने, कोहलर ने। तो ये भी पूछा है किस पर प्रयोग किए थे, हालांकि बंदरों पर किए थे, लेकिन वनमानुष बंदर थे वो, ऐसे भी बोल सकते हैं। इसी आधार पर इन्होंने सूझ और अंतर्दृष्टि का सिद्धांत दिया। कोहलर ने यह बताया कि सीखना एक यांत्रिक प्रक्रिया नहीं है, अभी तो एक उद्देश्यपूर्ण और रचनात्मक और अन्वेषण प्रक्रिया होती है। तो ये वाला स्टेटमेंट अच्छा है। और ये भी कहा है कि सूझ या परिस्थिति का आकस्मिक और तात्कालिक और निश्चित ज्ञान होता है। और कोई यहाँ पर देखिएगा कि हालांकि इस सिद्धांत को पढ़ेंगे ना, या सिद्धांत में से इस स्टेटमेंट को पढ़ेंगे, जैसे उद्दीपक अनुक्रिया के मध्य में संबंध द्वारा नहीं बल्कि समस्या के समग्र रूप से प्रत्यक्षीकरण द्वारा अचानक विकसित होता है, उसे कोहलर ने इसे यूरेका कहा है, यानी आहा एक्सपीरियंस।
एक बार समाधान मिल जाने पर उसकी पुनरावृत्ति तत्काल की जा सकती है। और ये क्या है, अधिगम केवल उद्दीपक अनुक्रिया के बीच अनुबंधित आचार नहीं, वर्ण क्या है, साधन तथा साध्य के बीच के संज्ञानात्मक संबंध भी होता है। ये किसने कहा है, कॉलर ने। नेक्स्ट देखिएगा कि सूझ की विशेषताएं दे रखी, ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि डायरेक्टली क्वेश्चन बन जाते हैं। अब मैं जो कह नहीं रहा था कि वो आपकी क्रिएटिविटी से संबंधित होते हैं, तो वो सूझ के जो विकास होता है ना, वो इनके थ्रू होता है। जैसे कि प्रिपरेशन होगा, फिर इंक्यूबेशन होगा, फिर उसके बाद आपको इल्यूमिनेशन आएंगे, फिर उसके बाद आप वेरिफिकेशन करेंगे। क्वेश्चन कुछ इसी प्रकार नहीं था क्या, ये कौन सा वाला, और क्वेश्चन कहाँ गया, एक सेकंड रुकिएगा, पीछे की साइड रह गया। ये वाला सृजनात्मक प्रक्रिया में यूरेका का क्षण किस अवस्था को कहा जाता है, तो वो प्रबोधन की अवस्था कहते हैं। प्रबोधन को इंग्लिश में क्या कहते हैं, वो यहाँ पे देख लीजिएगा। ये कह रहा है प्रदीप या प्रवासन, इसे ये आप प्रबोधन बोल सकते हैं। जो यूरेका क्षण की अवस्था है जिसे इल्यूमिनेशन कहते हैं। यहाँ से पूछा था तीसरे स्टेप से। लास्ट में होता है वेरिफिकेशन, पहले होता है प्रिपरेशन, फिर दूसरे पे आता है इंक्यूबेशन। तो ये सूझ की विकास के सिद्धांत से ही संबंधित है। आगे इन्हें देख लेना कि जैसे कि ये आयु अनुभव से प्रभावित होता है क्या, सूझ की जो विशेषता दे रखी है। और ये अयांत्रिक कह सकते हैं संज्ञानात्मक प्रक्रिया होती है, इसकी प्रगति स्थायी होती है। इसमें सूझ की परिस्थिति बनाना, उसका प्रत्यक्षीकरण करना, फिर समस्या और फिर परिस्थिति से संबंध स्थापित करना यह आवश्यक होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए सूझ से दक्षता आती है। सूझ है वो नवीन परिस्थिति में स्थानांतरित किया जा सकता है। कॉलर ने सूझ के विकास के दौरान प्रदीप्त या प्रवासन की अवस्था को यूरेका तथा अनुभव कहा था। इसके अलावा अंतर्दृष्टि के निर्धारक जो भी तत्व होते हैं उनमें अनुभव, बुद्धि, अधिगम परिस्थिति, प्रारंभिक जो प्रयास होते हैं, पुनरावृत्ति और सामान्यीकरण की भूमिका होती है। ये इंपॉर्टेंट है, ये वाला पे ध्यान रखना। नेक्स्ट देखिएगा, अब यहाँ से आते हैं बांडुरा से संबंधित क्वेश्चन। इससे भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में हर बार पूछा ही जाता है। जैसे कि जिस प्रक्रिया में व्यक्ति दूसरों के व्यवहार को देखकर सीखता है, ना कि प्रत्यक्ष अनुभव करता है, उसे क्या कहते हैं, उसे सामाजिक अधिगम कहते हैं। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अत्यंत निपुणतापूर्ण अधिगम पद्धति जिस पर बांडुरा तथा वाल्टर ने बल दिया था, तो वो थे आपका निरीक्षण युक्त अधिगम का अनुकरण, या फिर अनुकरण कह रहा है ये यहाँ पे हो सकता है। निरीक्षण का मतलब वही ऑब्जर्वेशन हो जाएगा, और अनुकरण का मतलब किसी चीज का आप अनुकरण करते हैं, जिसे एडप्टेशन बोलते हैं। लेकिन आप जब आप बांडुरा के संदर्भ में पढ़ेंगे तो इसे प्रेक्षण भी बोल सकते हैं। ठीक है, निरीक्षण को। तो इसका ऑप्शन नंबर कह सकते हैं बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अल्बर्ट बांडुरा द्वारा प्रस्तावित अधिगम का सिद्धांत कौन सा है, उसे सामाजिक अधिगम सिद्धांत कहते हैं। बाकी ऑप्शन तो आप जानते होंगे, शास्त्री, पाउलर, संज्ञानात्मक, जीन प्याजे, अंतर्दृष्टि, कॉलर, कोप्पा, मैक्स वर्धीमान। नेक्स्ट देखिएगा, निम्न में से बांडुरा के अवलोकन के अधिगम की एक प्रक्रिया है, हम ये कहेंगे अवधारणा यानी रिटेंशन से संबंधित होगी। यानी बांडुरा का जो अवलोकन होता है उस अधिगम में एक प्रक्रिया होती है, कौन सी होती है, अवधारणा। इसमें 4 स्टेप होते हैं। कौन से होते हैं, अटेंशन, रिटेंशन, मोटिवेशन, एक और स्टेप होता है। तो वो 4 स्टेप होते हैं, वो बाकी आप इसमें मिल जाएंगे। अभी कहाँ पर दे रखे हैं, यहाँ पे तो अभी है नहीं, पर आगे जाके मिल जाएंगे। 104 नंबर है, अल्बर्ट बांडुरा द्वारा दिए गए अधिगम के सिद्धांत को फिल इन द ब्लैंक से भी जाना जाता है, उसे कहते हैं हम अवलोकनात्मक अधिगम का सिद्धांत, या इसे ही निरीक्षणात्मक या अनुकरण का सिद्धांत भी कह देते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। बाकी ऑप्शनों की बात करें, ये कॉलर, कोपा, मैक्स वर्धीमान से संबंधित हो जाएगा। चिन्ह या जिसे चिन्ह यानी साइन थ्योरी बोलते हैं, ये टोलमैन से संबंधित। मौखिक अधिगम सिद्धांत, ये कोई सिद्धांत होता नहीं है वैसे, यानी ओवरऑल कहें तो ऐसा हम अधिगम में नहीं पढ़ते हैं। 105 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा अल्बर्ट बांडुरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत का एक चरण नहीं है। अगर आप देखें, क्या देखें, तो इसमें व्यवहार का स्मरण नहीं किया जाता है, यानी रटने की बात नहीं की जाती है। बाकी है जैसे व्यवहार को जानना, उसका प्रत्यक्षण करना, स्मृति की क्रिया में बदलाव करना, और अनुकरणित व्यवहार का सामान्यीकरण करना, ये स्टेप आते हैं, लेकिन रटने जैसी बात नहीं कही गई है। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी मुख्य क्रिया बांडुरा के सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत अवलोकनात्मक अधिगम में सम्मिलित नहीं की जाती है, उसे बोलते हैं अनुभवात्मक। ऑप्शन नंबर इसका ये सही हो जाएगा। बाकी उन्होंने अवधानात्मक यानी अटेंशन की बात की, सॉरी रिटेंशन की बात की, इसे रिटेंशन बोलेंगे इंग्लिश में। ठीक है, और इसे बोलेंगे अटेंशन, और इसे बोलेंगे मोटिवेशन। एक स्टेप और होता है, वो शायद प्रोडक्शन बोलते हैं इसे। तो इस प्रकार इसका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। ठीक है, और एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पे आप देख रहे होंगे, ये हम ये कहते हैं सामाजिक अधिगम का सिद्धांत है, किसका, आपके बांडुरा का, या इसे अवलोकन का अधिगम सिद्धांत बोलते हैं, या परिचयात्मक, इसे आप संज्ञानात्मक अधिगम का सिद्धांत भी कह देते हैं। ये शब्द ध्यान रखना, कंफ्यूजन नहीं होना। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा कि बांडुरा के अवलोकन अधिगम सिद्धांत के अनुसार बाह्य प्रेरक और प्रतिनियुक्ति प्रेरक निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया से संबंधित है। तो ये जो स्टेटमेंट है ना, ये आपका अभिप्रेरणात्मक यानी जो मोटिवेशन, जो 4 स्टेप होते हैं ना, जैसे अटेंशन, रिटेंशन, मोटिवेशन और प्रोडक्शन, तो इसमें मोटिवेशन से संबंधित ये स्टेटमेंट दे रखा है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, निम्न में से कौन सा विकल्प है साचार अधिगम का उदाहरण नहीं है।
तो साचार का मतलब हो गया कि अधिगम का उदाहरण नहीं है। तो देखिएगा इसमें जो निरीक्षण प्रेक्षण अधिगम है ना, इसे ही आप अवलोकन का सिद्धांत या इसे ही बांडुरा का सामाजिक अधिगम सिद्धांत बोल सकते हैं, जो आपके बांडुरा से संबंधित है। साचार का मतलब देखो, साचार की बात किसने की है? साचार की बात पावलर ने की है, थॉर्नडाइक ने की है। तो साचार में आपकी क्रिया प्रसूत अनुबंधन है ना, ये ऑपरेंट कंडीशन थ्योरी, ये आपकी स्किनर से संबंधित है। चिन्ह की बात की जाती है, टोलमैन का है। आदत आदि होना, ये कहीं ना कहीं वो ये आदत होना एक तरह से थॉर्नडाइक से संबंधित हो जाएगी। तो ओवरऑल कहें तो इसमें से ये वाला संबंधित नहीं था। ये अच्छा क्वेश्चन था, 2022 में पूछा गया था। बाकी ये देख लेना आप एक बार, ठीक है। ये एक चीज और ध्यान रखना कि जो बांडुरा ने जो सिद्धांत पर यानी अपना जो सिद्धांत दिया था सामाजिक अधिगम, उसमें मॉडलिंग की बात भी की जाती है। तो मॉडलिंग का सिद्धांत भी मॉडल का बोल सकते हैं इसे। ये भी चीज ध्यान रखना, क्योंकि इसने बेबो डॉल के नाम से प्रयोग किए थे, तो उस हिसाब से भी इसका नाम बॉब डॉल भी कहा जाता है सिद्धांत को, कि यानी इसने प्रयोग किए थे इस वजह से। और ये प्रयोग क्या किए थे वो आप इसमें देख सकते हैं। इन्होंने 1963 में अपनी एक पुस्तक आई थी, सोशल लर्निंग पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, पर बल डाला था। तो यानी ये संबंधित है ये बुक उनकी। और क्या दे रखा है इसमें, और कुछ है क्या? अब देखिएगा इधर कि निम्न में से कौन सा उदाहरण है जो बांडुरा के अवलोकन आधारित अधिगम का नहीं है? तो इसमें से अगर देखें तो स्कूल की घंटी बजने पर अपने बस्ते बंद कर लेना, ये आपके पाउडर का एग्जाम्पल हो जाएगा, जो कुत्ते पर प्रयोग किए थे ना, तो उसके साथ अनुबंधन हो जाता है बच्चे का। जैसे घंटी के साथ कुत्ते का हो गया, लार के साथ, तो उस हिसाब से पूछा है ये क्वेश्चन। बाकी ये तीनों स्टेटमेंट है ना, वो फिर बांडुरा के अवलोकन सिद्धांत से संबंधित हो जाएंगे। जैसे विद्यार्थी द्वारा केंचुओं के विच्छेदन को सीखना, क्रिकेट का उत्साह और सामाजिक अध्ययन के प्रति नापसंदगी। तो आपने बांडुरा की अगर थ्योरी पढ़ी है ना, तो उसमें उसने प्रयोग की थी बेवोडॉल पर, और बच्चों को भिन्न भिन्न प्रकार से वो चीजें प्रदर्शित की थी, तो बच्चे ने अलग अलग तरीके से अपनी प्रतिक्रियाएं दी थी। तो वो इसमें इंक्लूड कर ली गई है, किसमें? क्वेश्चन में। नेक्स्ट देखिएगा, और यहाँ पे देख लीजिएगा, वही चीज समझाइए। नेक्स्ट देखिए, बांडुरा के प्रेक्षण अधिगम के तत्व कौन कौन से हैं? हम बात करते हैं अटेंशन, और अटेंशन हो गया, और यहाँ पे स्मृति कह रहा है ये, हालांकि इसे रिटेंशन बोलते हैं, क्योंकि आप किसी चीज को सीखते हैं, उसका फिर आप पुनरावृत्ति करते हैं, तो उसके लिए शब्द इसने यूज किया है स्मृति। अगर इसकी इंग्लिश देखेंगे ना, तो यहाँ पर रिटेंशन लिखा होगा, ठीक है। और अनुकरण का मतलब वही है, एडेप्टेशन, और मोटिवेशन हो जाएगा यहाँ पे। अब देख लेना, इसकी इंग्लिश से ध्यान रखना। मैं तो ये कहूँगा, ये क्योंकि पर्यायवाची बहुत पूछते हैं एग्जाम में क्वेश्चन, तो इस वजह से। बाकी है इसकी थ्योरी नीचे दे रखी होगी, तो वहां पर देख लेंगे। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। इसके अलावा देखिएगा, अल्बर्ट बांडुरा ने या के अनुसार निरीक्षणात्मक अध्ययन में 4 परिस्थितियां आवश्यक, इन परिस्थितियों का सही क्रम क्या होगा? अब देखिएगा, यही 4 थी ना। अब देखो यहीं पर क्या कह रहा है कि पहले को कहते हैं अवधान, दूसरे को कहते हैं उदाहरण, तीसरे को कहते हैं पुनरुत्पादन, और चौथे को कहते हैं अभिप्रेरणा। अब इसको मिलाना आपको, अब ये कहोगे ये तो अलग चीज है और ये अलग चीज है। तो मैं जब भी कह रहा हूँ थोड़ी बहुत इंग्लिश की टर्म आनी चाहिए। ये जो चारों शब्द है ना, वही चारों शब्द ही हैं, तो देख लो आप अपने हिसाब से कि अवदान तो अवदान मिल गया, फिर उसके बाद धारण करना वो स्मृति में हो जाएगा। पुनरुत्पादन का मतलब होगा यहाँ पे आपके अनुकरण से, और अभिप्रेरणा या अनुप्रेरणा से संबंधित हो जाएगा। समझ रहे हो ना? तो ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा, जो है 112 है कि अवलोकनात्मक या अवलोकन का बोल सकते हैं सही अधिगम प्रक्रिया का सही क्रम क्या होगा? यानी इसके 4 स्टेप होते हैं ना, उनके ही बताइएगा। जैसे पहले ये 4 पूछे थे, फिर ये 4 वही पूछे थे, फिर वही 4 ये पूछे। तो पहले क्या आएगा? पहले आएगी धारणा, वो सॉरी अवधारणात्मक, इसे अटेंशन कहते हैं, फिर उसे हम रिटेंशन कहते हैं, फिर उसका प्रोडक्शन होता है, फिर अभिप्रेरणात्मक होता है। अब देखिएगा एक्चुअल में हो क्या रहा है, आप भी थोड़ा बहुत देख रहे होंगे। इस शब्द को पकड़िए, तीसरे स्टेप को उत्पादन कह रहा है यहाँ पे तीसरे पॉइंट को पुनरुत्पादन कह रहा है, यहाँ पे तीसरे स्टेप को अनुकरण कह रहा है। तो समझ रहे हो ना बात को? तो मैं जब भी कह रहा थोड़ी इंग्लिश आनी चाहिए। हालांकि ये दोनों शब्द एक ही है, पुनरुत्पादन कहना या उत्पादन वो एक ही बात है, लेकिन फिर भी यहाँ पे अनुकरण दे रखा था। लेकिन इंग्लिश आपको पेपर मिलती है तो उससे आसानी होती है पहचानने में। नेक्स्ट देखिएगा कि इसमें कह रहा है कि बांडुरा के अनुसार है, लोग बार बार दंड प्राप्त करने के लिए मॉडल की बजाय उस मॉडल को चुनना अधिक पसंद करते हैं जो कि अच्छे परिणाम में देने में प्रबल हो। इस कथन में अवलोकनात्मक अधिगम की कौन सी प्रक्रिया सम्मिलित की जाती है? तो वही है क्या? रिटेंशन। रिटेंशन का मतलब अवधानात्मक। अब देख लीजिएगा कैसे कैसे शब्द डालते हैं। इसे तो अटेंशन बोलते हैं, इसे रिटेंशन बोलते हैं, इसे है रिप्रोडक्शन बोलते हैं, इसे मोटिवेशन बोलते हैं। यही 4 स्टेप होते हैं, और ये सेकंड ग्रेड पूछा है जुलाई 2023 में। फिर नेक्स्ट देखिएगा, अब देखिएगा अटेंशन हो गया अवधान, जिसे प्रेक्षण विधि से सीखने के लिए सीखने वाले मॉडल पर ध्यान देना आवश्यक होता है। दूसरा होता है मेमोरी। मेमोरी को अब देखिएगा, दूसरा यहाँ पे हमने बताया था अवधानात्मक, इसे रिटेंशन भी कह देते हैं, ये ध्यान रखना। अब एक्चुअल में क्या है, यहाँ पे अगर दे रखा है तो हम इसे ही मान के चलते हैं
लेकिन ऑथेंटिक बुक पढ़ेंगे तो वहाँ पर रिटेंशन मिलेगा, किसकी जगह, मेमोरी की जगह। इसका मतलब होता है सीखने वाले मॉडल में ने क्या किया है उसका स्मरण किया जाता है। तीसरा आता है कि इमिटेशन यानी अनुकरण करना, इसे ही एडेप्टेशन भी बोल देते हैं, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, तो अधिगमकर्ता में अनुकरण करने की योग्यता होनी चाहिए। और लास्ट आता है मोटिवेशन, अधिगमकर्ता में क्रिया करने की पर्याप्त इच्छा होना आवश्यक है। तो ये 4 स्टेप है। शुरुआत में जो क्वेश्चन पूछा था उसी के ये 4 पॉइंट इन्होंने यहाँ पे इंक्लूड कर दिए हैं। बाकी के 3-4 जो क्वेश्चन बने थे जैसे कि धारणा, अवधारणात्मक, उत्पादन, अभिप्रेरणात्मक, ये चीजें इन्हें इंक्लूड नहीं की है, तो वो शायद हो सकता है आगे मिल जाए। नेक्स्ट देखिए, बाडूना ने दूसरे के व्यवहार को अवलोकन करके सीखता है, उसे क्या नाम दिया है? उसे दिया है स्थापन अधिगम। प्रदर्श अधिगम की बात की जाती है और अनुभवजन्य अधिगम की बात की जाती है और संज्ञानात्मक अधिगम। ये 2024 में पूछा, अच्छा क्वेश्चन है। अब इसकी देखो यहाँ पे दे रखा है कि स्थापन अधिगम होता क्या है। यानी आपने जब आप बाडूना की थ्योरी पढ़ते हैं ना, तो जब थ्योरी पढ़ते हैं तो उसके सेंस निकल के आते हैं। जैसे कि आत्म प्रभाविता क्या होती है, जैसे व्यक्ति को यह विश्वास होता है कि किसी भी कार्य को सफलतापूर्वक कर सकते हैं। उच्च आत्म प्रभाविता से प्रेरणा, लचीलापन और सीखने में क्षमता बढ़ती है। सेकंड पॉइंट दे रखा है पारस्परिक निर्धारण, इसे रेसिप्रोकल डिटर्मिनेशन बोलते हैं। यानी व्यवहार है व्यक्तिगत कारकों या विचार, भावना आदि से वातावरण एक दूसरे को निरंतर प्रभावित करते हैं, अर्थात व्यक्ति अपने वातावरण का उत्पाद होने के साथ साथ निर्माता भी होता है। ये वाला क्वेश्चन पूछा था यहाँ पे कि अवलोकन करके सीखने का नाम दिया गया है, तो इसे स्थापन अधिगम कहते हैं। इंग्लिश में गए तो उसे विस्कैरियस लर्निंग बोलते हैं। इसका मतलब यह होता है कि यह एक ऐसी परिस्थिति होती है जहाँ व्यक्ति स्वयं सीधा अनुभव किए बिना दूसरे को मिलने वाले अनुभव या कार्य परिणाम को देखकर सीखता है। प्रतिनिधि या स्थापना पुनर्बलन तथा दंड द्वारा होता है। उदाहरण के लिए देखें तो एक बच्चा द्वारा अपने बड़े भाई को पढ़ने वाली डांट या तरीका देखकर प्रेरित होना। अब देख लीजिएगा, ये पहली बार ही पूछा है ऐसा क्वेश्चन, वो भी किसमें, रीट L1 2024 में। नेक्स्ट देखिएगा, अब ये संज्ञानवादी आ गए। ये अधिगम के सिद्धांत तो अब तक थे तो ये थे आपके व्यवहारवादियों से मोस्टली संबंधित थे। अब आते हैं संज्ञानवादी। और संज्ञानवादी में देखते चलिएगा, जैसे अधिगम के वे सिद्धांत जो संज्ञानात्मक उपागम को स्पष्ट करते हैं, तो उसमें नाम आता है अंतर्दृष्टि गेस्टोल्टवादी और अव्यक्त अधिगम जिसे लेटेंट लर्निंग बोलते हैं। ये या साइन थ्योरी, ये टोलमैन से संबंधित है। तो ठीक है, ये टोलमैन से संबंधित है, ये आपकी गेस्टोल्टवादी, ये दोनों ही संबंधित है। बाकी क्रिया प्रसूत यानी ऑपरेंट कंडीशन स्किनर से संबंधित है, प्राचीन अनुबंधन पावलर से। ये दोनों तो रटने की बात करते हैं, तो इस प्रकार ये व्यवहारवादी है। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, क्या फिल इन द ब्लैंक्स अधिगम में एक नया व्यवहार तो सीख लिया जाता है लेकिन तब तक प्रदर्शित नहीं किया जा सकता जब तक उसे सिखाने के लिए प्रोत्साहन ना दिया जाए। तो ये कहीं ना कहीं आपके लेटेंट लर्निंग से संबंधित है, जिसे अंतर नहीं थे, अव्यक्त अधिगम कहते हैं। ये 2025 में पूछा हुआ है लाइब्रेरियन की परीक्षा में। ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि ये आपके राजस्थान कर्मचारी चयन द्वारा ही पूछा गया है, तो रीट में मिल सकता है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिएगा, रीट मतलब रीट में थर्ड ग्रेड में। टोलमैन का ये सिद्धांत है, जैसे प्राचीन व क्रिया प्रसूत अनुबंधन में केवल बाह्य व्यवहार यानी SR और SS संबंध को प्रेक्षणीय है पर ही ध्यान केंद्रित किया गया है। कुछ मनोवैज्ञानिक व्यवहार के समय होने वाली मानसिक क्रिया यानी जो मानसिक प्रक्रिया होती है उसमें ज्ञान में परिवर्तन आता है को महत्वपूर्ण माना गया है और अधिगम में संज्ञान के आधार पर समझने का प्रयास किया है। उस पद्धति में अंतर्दृष्टि या अव्यक्त अधिगम का प्रमुख टोलमैन का अधिगम सिद्धांत जिसे व्यवहारवादी और समग्रवाद का अनूठा मिश्रण माना जाता है। अगर आपसे कहें कि व्यवहारवादी और संज्ञानवादी दोनों का मिक्सचर सिद्धांत कौन सा है, वो है आपका टोलमैन का साइन थ्योरी बोलते हैं। ठीक है, ये अन्य नामों से जाना जाता है। इसका सिद्धांत कौन सा, इस टोलमैन का कौन सा देखना कि एक तो चिन्ह अधिगम है जिसे साइन थ्योरी को बोलते हैं, एक होता है चिन्ह गेस्टोल्टवादी, इसे साइन गेस्टोल्टवाद बोल सकते हैं, एक प्रत्याशा का सिद्धांत और एक है उद्देश्य का सिद्धांत। ये इंपॉर्टेंट है, अगर आपके पास जो नोट्स हैं या बुक है उसमें नहीं है तो इनको नाम लिख लेना क्योंकि ये क्वेश्चन में बन चुके हैं। जैसे चिन्ह अधिगम या अव्यक्त अधिगम या चिन्ह गेस्टोल्टवाद, प्रत्याशा का आपने ऑप्शन में देखे होंगे बहुत से क्वेश्चनों में, और उद्देश्य सिद्धांत, ये सभी संबंधित हैं आपके टोलमैन से। एक है अव्यक्त अधिगम, क्या होता है वो आप इसमें टोलमेज एक प्रयोग किया था उससे देख लेना आप। ठीक है, इसने चूहे पर प्रयोग किए थे, ये भी ध्यान रखना, देख लेना। ये इस प्रकार इसने प्रयोग किए थे और वो थ्योरी भी देख लेना ये वाली अव्यक्त अधिगम के बारे में, ये बारे कि ये क्या कह रहा है। इसके अलावा नेक्स्ट आएंगे तो इसमें प्रयोग किए थे टोलमैन ने चूहे पर, तो इसे भूल भुलैया टीमेज भी कह देते हैं या भूल भुलैया का सिद्धांत भी कह देते हैं क्योंकि इसने तो टीमेज प्रयोग किया था तो वो भूल भुलैया के नाम से जाना जाता है इस वजह से। बाकी ये महत्वपूर्ण संप्रत्यय है, आप इन्हें पढ़ सकते हैं।
तो देख लेना आप इन सभी को पढ़ करके, ठीक है, अगर देखना चाहो। नेक्स्ट देखिएगा कि ब्रूनर के संज्ञानात्मक अधिगम सिद्धांत से संबंधित है। तो ये देखिएगा जैसे विषय की संरचना हो या अन्वेषणात्मक अधिगम हो या विद्यार्थी स्वसक्रियता, ये सभी की बात की है, तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से ऐसा अधिगम से संबंधित नहीं है, ये 2016 में पूछा था सेकंड ग्रेड में। जैसे थॉर्नडाइक व्यवहारवादी, स्किनर व्यवहारवादी, पाउडर व्यवहारवादी, ब्रूनर है ये आपके संज्ञानवादी है, तो ऑप्शन नंबर इसका ही सही हो जाएगा। आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि जो एसआर थ्योरी का समर्थन करने वाले थे, यानी एसआर का मतलब स्टिमुलेट और रेस्पॉन्स के मध्य में जो अनुबंधन होता है उसकी बात करने वाले थे, स्किनर, वो थॉर्नडाइक, पाउलर और स्किनर, ऐसे भी आप अलग कर सकते थे। जैसे ब्रूनर का ये सिद्धांत था, और इसे देख लीजिएगा इसमें किस किस की बात कही गई है। नेक्स्ट देखिएगा, जो एक क्वेश्चन था ना उसमें आता था चिंतन बनाम विश्लेषणात्मक चिंतन, विषय की संरचना, अन्वेषणात्मक अधिगम और आपके अधिगम की तत्परता और संबद्धता का महत्व, शिक्षा की सक्रियता, ये सभी है आपके ब्रूनर से संबंधित ये सिद्धांत में पढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, सार्थक अधिगम की विवेचना करने वाले मनोवैज्ञानिक कौन थे? सार्थक का मतलब होता है शायद मीनफुल इंग्लिश में, तो वो आपके डेविड आसुवेल से संबंधित है, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, डेविड आसुवेल ने जो सिद्धांत दिया था वो संज्ञानवादी डेविड आसुवेल ने सीखने का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। यह बताता है कि सीखने के समय व्यक्ति नए पाठ को पुराने से जोड़ता है, उसकी संज्ञानात्मक स्थिति में बदलाव आता है। अब ये दे रखा है कि क्या कच्चा कच्च में दी गई शिक्षण और शाब्दिक सामग्री को सार्थक ढंग से सिखाने हेतु इसी कारण ब्रूनर ने अपने विचारधारा के समानांतर है, जैसे सीखने के 4 इसने वर्णन किए थे कि एक तो रटकर सीख लेते हैं, और मीनफुल यानी अर्थपूर्ण, अभिग्राही मतलब ग्रहण करके, अन्वेषण मतलब डिस्कवरी के थ्रू। ये 4 स्टेप याद रखिए, डेविड आसुवेल के सीखने के ये क्रम है, ये 4 स्टेप है, ठीक है। और ये परीक्षा में बनते हैं, ये फर्स्ट ग्रेड वगैरह उनमें ज्यादा पूछे जाते हैं। 20 है जो पूछा है, सीखने का संज्ञानात्मक क्षेत्र सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक द्वारा दिया गया था? तो ये आपके कोट लेविन से संबंधित है, ये लेविन भी बोल देते हैं। तो कट लेविन या कोट लेविन का सिद्धांत है, जिसमें आपके संज्ञानात्मक क्षेत्र का सिद्धांत कह देते हैं, तल रूप का सिद्धांत, सदस्य मनोविज्ञान का सिद्धांत। अब देखिएगा, क्षेत्र मनोविज्ञान जैसे प्राणी और वातावरण से मिलकर बने क्षेत्र पर बल देता है, कौन? आपका कोट लेविन का संज्ञानात्मक क्षेत्र सिद्धांत। अब ध्यान रखना ये आपकी एक इक्वेशन है, तो इसे ही आप कोट लेविन के सिद्धांत से करेक्ट कर सकते हैं। जैसे बी का मतलब व्यवहार से, एफ का मतलब फंक्शन यानी जो प्रक्रिया सापेक्ष, पी का मतलब होता है प्राणी यानी पर्सन, और ई का मतलब होता है एनवायरनमेंट। यहाँ पे पी की जगह पे अगर आपको पर्सन की जगह पे पर्सनैलिटी मिले ना तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो एक ही बात होती है। हम ऐसे कह सकते हैं कि जो व्यवहार होता है वो आपके पर्सन मतलब प्राणी और वातावरण के गुणनफल के फलन के बराबर होता है, ऐसे भी इस इक्वेशन को देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, कॉल रॉजर्स के सिद्धांत का संबंध किससे रहा है? तो वो मानवतावादी है। एक तो कॉल रॉजर्स का नाम आता है, एक और आता है अब्राहम मैस्लो, ये दोनों ही मानवतावादी कहलाते हैं। कॉल रॉजर्स के सिद्धांत के बारे में देखें तो मनोविज्ञान की मानवतावादी शाखा का कॉल रॉजर्स का सिद्धांत है वो प्रमुख माना जाता है। इन्होंने अनुसार है आत्म संप्रत्यय का निर्माण है, अधिगम है, और इनके द्वारा और क्या बताया गया है? देखिएगा, कॉल रॉजर्स ने माना है कि एक संज्ञानात्मक अधिगम अर्थहीन है, अनुभवात्मक अधिगम प्राकृतिक होता है और व्यक्तिगत समृद्धि व प्रगति के लिए अनिवार्य, और इसलिए ये सार्थक माना जाता है। इसके अलावा हम देखते हैं अधिगम की सोपान की, और ये जो कह सकते हैं आपकी रॉबर्ट केनी की जो सोपान की है वहां से क्वेश्चन हर वर्ष पूछा जाता है, वही इंपॉर्टेंट है। हालांकि इसे भी देखते चलते हैं। 122 है, कौशल अधिगम के निम्नलिखित चरणों का सही क्रम क्या होगा? इसमें अगर देखें तो पहले आएगा संज्ञानात्मक भाग, फिर उसके आएगा साचार्यात्मक, फिर आएगा स्वायत्ता। ऑप्शन नंबर इसका भी सही हो जाएगा। जैसे संज्ञानात्मक क्या होता है, साचार क्या होता है, स्वायत्त क्या होता है, ये सभी चीजें दे रखी हैं, आप देख सकते हैं। निम्न में से स्वाभाविक संप्रत्यय नहीं है, एक तो होता है कृत्रिम, एक होता है स्वाभाविक। स्वाभाविक नहीं है यानी वो कृत्रिम पूछ रहा है, तो कृत्रिम होगा जैसे वर्ग, आयत, इस प्रकार के, और बाकी है जैसे मकान, कपड़े, औजार, ये सभी आपके स्वाभाविक संप्रत्यय हो जाएंगे। यहाँ पे दे रखा है कि संप्रत्यय के 2 प्रकार होते हैं। कृत्रिम होता है, आप इसे पढ़ के देख लेना, इसके एग्जाम्पल दे रखे हैं, वर्ग और त्रिभुज। स्वाभाविक होता है, इसे आप देख लेना, मकान, कपड़े, औजार आदि दे रखे हैं। इसके अलावा आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो आएगा आपके कितने नंबर क्वेश्चन है, ये है 124। इसमें पूछा है कि संकेत अधिगम के अंतर्गत सीखा जाता है। संकेत का मतलब होता है आप किसी सिग्नल के थ्रू सीख रहे हैं, तो इसे है पारस्परिक अनुकूलन के अंतर्गत रखेंगे। पारस्परिक अनुकूलन है ये आपके कहीं ना कहीं क्लासिकल कंडीशन थ्योरी पावलर से संबंधित है। अब एक चीज ध्यान रखना, अब जो सोपान की आएगी ना रॉबर्ट केनी की, तो उसमें है एक स्टेप होता है शुरुआत का संकेत के द्वारा, तो उसमें एग्जाम्पल लिए जाते हैं पारस्परिक अनुकूलन के।